ज्योग्राफी अफेयर्स में आपका स्वागत है। ह्यूमन ज्योग्राफी के चैप्टर 5th प्राइमरी एक्टिविटी को हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के फर्स्ट 4 चैप्टर्स को इस चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी चीज़ को इस वीडियो में कवर किया हुआ है और कोई भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। कंप्लीट चैप्टर से पूरा का पूरा आपको यहीं से डेटा मिल जाएगा। आपको NCERT में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपका प्राइमरी एक्टिविटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो अलोन वर्क नहीं करता है। ज्योग्राफी कई सारे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है आपस में, और एक्चुअली ज्योग्राफी ही नहीं, सारे सब्जेक्ट किसी ना किसी तरीके से किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करते ही करते हैं। और ज्योग्राफी तो करता ही करता है। और ज्योग्राफी का जो रिलेशन इकोनॉमी के साथ है, उस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी ज्योग्राफी। और इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम क्या देखते हैं कि कोई पैसे कैसे कमा रहा है, एक्टिविटीज़ कर रहा होगा पैसा कमाने के लिए, तो वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो जनरेट करती है इनकम को, उनको हम बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, और जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ये 4 तरीके की होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, टर्शरी होती है और क्वाटरनरी होती है। अकॉर्डिंग टू NCERT 4 तरीके की है। ऐसे 4 से आगे भी आ सकती है, और नए जनरेशन में किसी और तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आ सकती है। तो यहाँ पर हम 4 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं, मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। और इस वीडियो के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हम कह सकते हैं, हम जो एक्टिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एक्टिविटी है हमारी ये वाली प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी। तो देखो, प्राइमरी एक्टिविटी को हम बाकी एक्टिविटी से सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ को समझो। तो हम प्राइमरी एक्टिविटी को डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं ना, जो प्राइमरी एक्टिविटी होगी आपकी, ये ज़मीन से जुड़ी हुई होगी। जैसे जो हमने प्रीमिटिव इंसान ने जो सबसे पहले करना शुरू किया होगा, जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, यहाँ पे मशीनरी का, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है ना, जैसे खेती बाड़ी हो गई, ठीक है ना, माइनिंग हो गया, कोई चीज़ को खोद के निकालना, ठीक है ना, ऊपर ही ऊपर से, मतलब जैसे कोई सिलिकेट निकाल रहा है, ठीक है ना, शीशा बनाने के लिए। शीशा तो बहुत पहले से बनता आ रहा है ना, आयरन भी बनता आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है ना, हंटिंग, गैदरिंग, ठीक है ना, वो एनिमल को मारना खाने के लिए वगैरह वगैरह, ये सब प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यही है प्राइमरी एक्टिविटी। इसके टाइप्स वगैरह, कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर। तो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड करती है इन्वायरमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? इन्वायरमेंट पे। ठीक है, एंड एज दिस रिफर्स टू यूटिलाइज द अर्थ रिसोर्सेज। क्या करती है? अर्थ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं हम लोग प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है ना, कौन कौन से रिसोर्सेज? लैंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, वेजिटेशंस हो गया, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, जैसे ईंट हो गया, ये मिट्टी वगैरह, ठीक है, ये सब ज़मीन से ही मिलता है। और जो मिनरल्स हो गए, मिनरल्स माइनिंग वाला जो बताया था अभी मैंने, कि आयरन अभी नहीं, बहुत पहले से मिलता है। ठीक है, ठीक है, मिनरल्स। इट डज इंक्लूड हंटिंग एंड गैदरिंग, जो हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, फिशिंग होती है, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वीरिंग जो है, ये सब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, और इसके आगे आपको कुछ और लिखना है तो एक लाइन और है, बहुत अच्छी लाइन है, जैसे कि पीपल इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्कर्स। और ये बात याद भी रखना आप लोग, रेड कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं? एग्जाम में आ सकता है, NCERT के अंदर है। देखो, CUET में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे उन्होंने पूछ लेगा आपसे कि रेड कॉलर वर्कर्स कौन होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में वर्क करते हैं, चाहे वो माइनिंग में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो फिशिंग वगैरह करते हो, चाहे वो गैदरिंग, हंटिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज़ करती हो, वो सब क्या है? रेड कॉलर वर्कर्स के अंदर आएंगे। ठीक है ना। ठीक है, अब इनको रेड कलर वर्कर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आउटडोर नेचर के साथ वर्क करते हैं। ठीक है ना, आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क। ठीक है, आउटडोर नेचर ऑफ जो उनका आउटडोर नेचर है, उसके वजह से ही इनको रेड कलर वर्कर्स बोलते हैं। रेड कलर वर्कर्स कौन होते हैं? जो पीपल किस में एंगेज्ड है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर। ठीक है, तो होप कि समझ गए होंगे। अच्छा स्टार्ट है मेरे ख्याल से ये चैप्टर का। बेसिक चीज़ समझ में आ गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 4 तरीके की होती हैं। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। NCERT से बाहर का कुछ नहीं देखना है, कहीं पे 5 भी लिखा होगा, डजंट मैटर। NCERT में 4 एक्टिविटीज़ है, 4 ही याद रखना। इसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी चैप्टर का नाम है। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है हम लोग को पता है। प्राइमरी एक्टिविटी हम लोग देख रहे हैं अभी, और जितना हमने देख लिया है
इसके आगे शुरू करते हैं, बेसिक हम समझ चुके हैं। इसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो पहली चीज़ आती है वो आती है हंटिंग एंड गैदरिंग। क्या आती है? हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, तो हंटिंग एंड गैदरिंग को समझते हैं सबसे पहले। तो ये हंटिंग एंड गैदरिंग क्या होती है? ठीक है, जो सबसे पहले जो प्राचीन ह्यूमन बीइंग था, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता था? अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट पे। किस पे डिपेंड करता था? इमीडिएट इन्वायरमेंट पे जो उसके आसपास है, ठीक है ना, अपने जीने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई बिल्डिंग वगैरह सिविलाइजेशन बनी नहीं थी, जो बहुत पुराने इंसान थे उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, दे सब्सिट्यूट ऑन, किस पे निर्भर करते थे वो लोग? वो निर्भर करते थे एनिमल पे। ठीक है, जो उनके आसपास इन्वायरमेंट में जो एनिमल वगैरह है, ठीक है, उनको हंट करके खाते थे। ठीक है ना, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा क्या है हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर, कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन क्या करते होंगे? एडिबल प्लांट, जिन प्लांट को खा सकते हैं उनको गैदर करते होंगे। ठीक है ना, उनको खाते होंगे बाद में जाके। ठीक है, या प्लांट को यूज़ करते होंगे। क्लियर सी बात है, बहुत ज़्यादा जो क्लियर सी बात है, जो हमारे पूर्वज थे, जो प्राचीन ह्यूमन बींग्स थे, वो क्या करते थे? एनिमल पे डिपेंड करते थे, और जो आसपास के जो पेड़ पौधे हैं जिनको वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं उनको वो यूटिलाइज़ करते थे। ठीक है ना, ये क्या है हमारा? ये एक यूटिलाइजेशन बता रहा है किसके बारे में? ह्यूमन बींग के बारे में। हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर आता है ये। ठीक है ना, और पीपल लोकेटेड इन वेरी कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग। जो लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं ना, वहाँ पे खेती वगैरह हो नहीं सकती है। ठीक है, जैसे जो आपको पता होगा कि नॉर्थ की तरफ को, ठीक है ना, पहाड़ी इलाकों में भी चले जाओगे, या जो जैसे नॉर्थ की तरफ को, जैसे जो ये ठंडे देश होते हैं, यहाँ के लोग मीट वगैरह बहुत खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके वहाँ एग्रीकल्चर बहुत कम होता था। ठीक है, भारत के अंदर आप देखोगे कि नॉन वेजिटेरियन कम है। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ खेती बहुत प्राचीन समय से बहुत अच्छी खासी हुई है, इसलिए हमारे वहाँ पे सिविलाइजेशन भी अच्छी पनपी थी। ठीक है, तो यही बता रहा है, कुछ पॉइंट है। ठीक है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग कहाँ पे होती होगी? अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है, CUET में या कहीं भी, तो आप लिख सकते हो क्या कि जो लोग बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहते हैं। ठीक है ना, जैसे सऊदी अरेबिया जैसी कंट्री, खेती बाड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे, तो क्या करेंगे वो लोग? जानवरों को मारेंगे, खाएंगे, ये सब करेंगे जिंदा रहने के लिए। ठीक है ना, मतलब प्राचीन ह्यूमन की बात कर रहे हैं। अब तो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, और हंटिंग एंड गैदरिंग में आगे बढ़ते हैं, तो मैनी स्पीसीज नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट। जो बहुत सारी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है और इंडेंजर्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पोचिंग होती है, हंटिंग वगैरह होती है ना, इलीगल हंटिंग, इसके वजह से। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि चाहे एक्सट्रीम कोल्ड हो या एक्सट्रीम हॉट हो, आज के समय पे सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। इलीगल हंटिंग सिर्फ खाने के लिए नहीं होती है, ठीक है ना, उनकी खाल के लिए भी होती है। उनकी खाल को बेचा जाता है, उनकी सींगों को बेचा जाता है। ठीक है ना, तो जो एनिमल के लिए, जो स्किन के लिए जो हंटिंग वगैरह होती है, उसके वजह से क्या हो रहा है? बहुत सारी जो स्पेसीज है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है या इंडेंजर्ड हो गई है। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना। हंटिंग एंड गैदरिंग के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट है इसका, कि इसके वजह से जो प्रॉब्लम आती होगी आज के समय में, पहले के समय में नहीं आती थी। ठीक है, क्योंकि पहले के समय में लोग खाने के लिए मारते थे, स्किन वगैरह के लिए नहीं मारते थे ज़्यादा। ठीक है, द अर्ली हंटर यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स। अब ये भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा डाटा आप अपने पास स्टोर कर लोगे, माइंड में याद कर लोगे, उतना ही अच्छा है आपके लिए। द अर्ली हंटर्स यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स सच एस स्टोन्स, ट्विग, एरो। ये स्टोन, ट्विग्स, एरो क्या है? ये इनके हथियार हैं जिससे ये शिकार वगैरह करते थे। इसके बाद गैदरिंग एंड हंटिंग आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद रखना, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर पहला हमने क्या पढ़ा? हंटिंग एंड गैदरिंग पढ़ा। और हंटिंग एंड गैदरिंग क्या सबसे पुरानी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करते थे, इसकी वजह से क्या होता था, कहाँ कहाँ पे ये होती थी, ठंडी और ज़्यादा गर्म जगहों पे। अर्ली ह्यूमन बीइंग किस पे डिपेंड करते थे, ये पॉइंट देख लेना। ठीक है, काफ़ी ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है। इसके बाद गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन द रीजन विद हार्श क्लाइमेट। मेनली देखो ना, ठंडा पढ़ लिया ना हमने, एक्सट्रीम ठंडा और एक्सट्रीम हॉट सेम ही है। ठीक है, गैदरिंग कहाँ होती है मेनली प्रैक्टिस? हार्श क्लाइमेट में। ठीक है ना, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हु एक्सट्रैक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। सिंपल सी बात है, उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा भी गया है क्या, कि जो अर्लीस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्राचीन सोसाइटी जो थी, वो क्या करती थी? एनिमल से या प्लांट से अपनी नीड को पूरा करने के लिए, जैसे घर हो गया, कपड़े हो गए, फूड हो गया, तो वो इन्हीं पे डिपेंड करती थी। ठीक है, अब दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आज के समय में भी बात करेंगे, या आज के समय में क्या, पहले के समय की ही बात है ये, तो इसमें कोई ऐसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको लगता नहीं था। ठीक है ना, गैदरिंग करने में, हंटिंग करने में लोग आसपास मिलके ही एक साथ ये सब करने लग जाते थे। ठीक है ना, धीरे धीरे जब लोग सोशल होने लगे तो उन्होंने यही शुरू किया सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल है बहुत कम लगता है। ठीक है, ऑपरेट एट वेरी लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं लगती है कहाँ पे? हंटिंग एंड गैदरिंग में। ठीक है, ओके,
द यील्ड पर पर्सन इज़ वेरी लो, ठीक है, पर पर्सन के हिसाब से जो यहाँ पे उत्पादन या ये लोग जो इकट्ठा कर पाते होंगे बहुत कम होता था। एंड लिटिल और नो सरप्लस इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राचीन ह्यूमन बीइंग था, यहाँ पर पर्सन कम होता था प्रोडक्शन, ठीक है, लिटिल और नो सरप्लस प्रोड्यूस्ड। अभी प्रोड्यूस सरप्लस में क्यों नहीं करते थे? क्योंकि इनको जितना नीड थी उतना ही करते थे, हद से ज़्यादा नहीं किया इनने। इनको कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया जंगल के अंदर, खाने को मिल गया, काफ़ी है, ठीक है। ये शौकिया तौर पे हंटिंग के लिए नहीं जाते थे, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जाते थे, और तो तभी इनका प्रोडक्शन कम था और जितना भी था इनके लिए सफिशेंट था। ओके, तो हंटिंग एंड गैदरिंग को होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट है हंटिंग एंड गैदरिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैदरिंग कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। देखिए यहाँ जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है ना, जितने भी आपके टोटल चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर, तो प्राइमरी एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि मैप वगैरह आपको याद रखना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे मैप दिए गए हैं, तो वो मैप को एक बार देखना। तो जहाँ पे लोकेशंस वगैरह पूछता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और लोकेशंस जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बताते जाऊँगा, वो याद कर लेना आप, वही मेनली आएगी। बट एक बार मोटा मोटा तो एक बार समझ लेना, थोड़ा बहुत जो कंट्रीज कौन सी है, कॉन्टिनेंट कौन से कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो गैदरिंग कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? तो जैसे मैंने बताया था कि क्या एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट। तो एक्सट्रीम कोल्ड है, सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ होगा? ये होगा नॉर्थ में, ठीक है ना। हाई लैटिट्यूड बोलते हैं ना इसको, जो नॉर्थ में 90 डिग्री के पास है, ठीक है ना, मतलब उसकी तरफ कोई 60 to 90, तो हाई लैटिट्यूड में मेनली होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? नदर्न कनाडा, ठीक है ना, नदर्न यूरेशिया। यूरेशिया क्या है? ये वाला यूरोप प्लस एशिया, ये यूरेशिया वाला एरिया ये आ गया, ठीक है। और सदर्न चिली, क्या? सदर्न चिली, ठीक है ना, यहाँ पे चिली के साउथ में, ठीक है। ये क्या है? ये हाई लैटिट्यूड के एग्जाम्पल। देखो ये भी हाई लैटिट्यूड है और ये भी हाई लैटिट्यूड है, राइट। इसके बाद जो दूसरा है कहाँ पर है? लो लैटिट्यूड। लो लैटिट्यूड मतलब कि इक्वेटर के पास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये इक्वेटर वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो लो लैटिट्यूड जोन सच एस अमेजॉन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ठीक है, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इनको मैप में देख लेते हैं। देखो अमेजॉन बेसिन ये हो गया, ठीक है ना, बुक के अंदर गिवन है, एक बार देखना है, लोकेशन भी समझ जाओगे और देखना पक्का, ठीक है ना। पहली बार में डर लगता है मैप देख के, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है, फिर मज़ा आने लगता है मैप पढ़ने में, ठीक है। जब मैप पढ़ने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग सीखने को मिलेगी और मज़ा आएगा आपको और ज़्यादा। इसके बाद है ट्रॉपिकल अफ्रीका। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका वाला रीजन, ठीक है ना, यहाँ भी क्या होता है? देखो भाई जंगल वंगल बहुत है। अब उतने घने जंगलों के बीच में खेती वगैरह तो नहीं होगी ना, जैसे अमेजॉन है यहाँ वगैरह, तो लोग हंटिंग एंड गैदरिंग में डिपेंड करते हैं। नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया का जो नदर्न फ्रिंज है ये वाला, ठीक है ना, ये जो पपुआ न्यू गुआना, ये नदर्न ऑस्ट्रेलिया वाला, यहाँ पर भी क्या है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलता है देखने को, ठीक है ना, ठीक है। और इसके वजह से लोग हंटिंग एंड गैदरिंग पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसके अलावा इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देखो साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना, साउथ ईस्ट कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बोल रहा है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, ठीक है ना। इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया का अंदर का पार्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल्स हैं कि हंटिंग एंड गैदरिंग कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गए होंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बट इसके बाद थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन और है, आप याद कर लेंगे उसको, मैं जानता हूँ। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं उसको भी, ठीक है। याद क्या करना है? खाली एक बार सुनना है, सुनते सुनते ही याद हो जाती है मैक्सिमम चीज़ें। लिखने वाला पार्ट तो आप कर ही लोगे फिर, बट जो MCQs हैं उसके लिए थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा ना एक दो बार। तो इन मॉडर्न टाइम्स, आज के समय में गैदरिंग इज मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कॉमर्शियल। अब ये कॉमर्शियल कैसे बन गई? अब देखो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, टूथपेस्ट हो गया या जहाँ पर ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ किया जाता है, उन लोगों को कोई चीज़ चाहिए होगी, ठीक है ना, जंगलों से वगैरह वगैरह, तो वो सब कैसे आएगी? गैदरिंग के थ्रू आएगी, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। गैदरिंग कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट। गैदरिंग में हम लोग करते क्या है भाई? याद रखना, ठीक है ना, वैल्यूएबल प्लांट को कलेक्ट करते हैं, सच एस प्लांट के लीव्स वगैरह, किसको? लीव्स वगैरह को, बार्क्स ऑफ ट्रीज़ को, और जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सिंपल से प्रोसेस, जैसे कि पत्ते अत्ते तोड़ लिया, ठीक है, पैकेट में डाल दिया, फिर निकाल दिया, प्रोसेस करने के लिए कंपनी वालों को भेज दिया, ठीक है। ये क्या है? गैदरिंग है, ठीक है। और गैदरिंग हैज़ लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पोर्टेंट एट द ग्लोबल लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कह रही है कि गैदरिंग के पास बहुत कम चांस है कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे ग्लोबल लेवल में। ऐसा क्यों है? देखो एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, आएगा यहीं से, बाहर से कुछ नहीं आता है एनसीईआरटी में, ठीक है, ज्योग्राफी में स्पेशली सब बुक के अंदर से आएगा, लेकिन डिटेल होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि गैदरिंग के पास कम चांस क्यों है? अगर आपने खाली ऊपर तक पढ़ा तो नीचे वाला नहीं कर पाओगे आप। तो कम चांस क्यों है ग्लोबल लेवल में? बिकॉज जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सच एन एक्टिविटी कैन नॉट कम्पीट इन द
वर्ल्ड मार्केट के अंदर वो कॉम्पीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो सिंथेटिक प्रोडक्ट आ चुका है ना वर्ल्ड मार्केट के अंदर, ठीक है ना, जो बहुत जल्दी प्रोड्यूस हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, पेट्रोल से जो बनता है वगैरह वगैरह, सिंथेटिक प्रोडक्ट ऑफ्टन और बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होता है और उसका प्राइस बहुत कम होता है। अब देखो आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है ना, आपको इन्वायरमेंट की फिक्र नहीं है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सस्ता माल चाहिए, पैसा कम है आपके पास और अच्छा माल चाहिए, तो वो क्या होगा? सिंथेटिक वाला होगा, ठीक है ना। और ठीक है, तो समझ गए हो गया। तो सिंथेटिक के वजह से आने की वजह से क्या हुआ कि जो ग्लोबल लेवल में गैदरिंग तो भाई नेचर की चीज़ें जो होती है उनको गैदर करता है ना, ठीक है, हैव रिप्लेस मैनी आइटम। जो ये सिंथेटिक प्रोडक्ट के आने की वजह से बहुत सारे आइटम जो हम गैदरिंग में यूज़ करते थे, गैदरिंग की वजह से वो सब रिप्लेस हो गए हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि जो गैदरिंग है उसको चैलेंज कौन करता है ग्लोबल लेवल में? सिंथेटिक प्रोडक्ट वगैरह, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स याद आ रहे होंगे, क्वेश्चंस की जो डेप्थ है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो होप कि समझ गया, गैदरिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो मैप वाला पार्ट एक बार देख लेना, ये जो मैप है एक बार देख लेना इसको। ये जो फर्स्ट है हाई लैटिट्यूड और लो लैटिट्यूड वाला, सिंपल है, कोई टफ नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैस्टोरलिज्म। तो जैसे हमने हंटिंग एंड गैदरिंग पढ़ा, तो वैसे ही पैस्टोरलिज्म भी होता है। पैस्टोरलिज्म क्या होता है वो देखते हैं। तो जब हंटिंग एंड गैदरिंग का टाइम था उसी समय पे ये पैस्टोरलिज्म भी आया था उसके बाद ही, ठीक है, मतलब उसी के आसपास at some stage in history with the realization that hunting is an unsustainable activity। एक समय ऐसा आया जब लोगों को लगा कि यार हंटिंग जो है आप कब तक करोगे भाई दुनिया में, ठीक है ना। एक समय आ सकता है कि देखो जैसे एक ट्राइब एक जंगल में हंटिंग कर रही थी बहुत लंबे समय से, तो उनको धीरे धीरे लगा कि यार जंगल में जानवर बहुत कम हो गए क्योंकि हम लोग हंटिंग करने लग गए हैं। तो इसके वजह से उन्होंने क्या करने लगे, धीरे धीरे वो जब जानवरों को समझने लगे ना, तो समझे कि जानवरों के भी टाइप होते हैं, हर जानवर को खाना अच्छा नहीं है। तो इन लोगों ने इसके बाद क्या करने लगे लोग? पैस्टोरलिज्म क्या है? बहुत मस्त चीज़ है। इन लोगों ने क्या किया ना कि कुछ एनिमल्स जो थे, जैसे गाय हो गई, शीप हो गई, ठीक है, जिनका दूध भी निकल जाता है, जिनसे आपको वो क्या बोलते हैं, जिनसे आपको उनकी जो स्किल्स है वो भी काम आ जाती है आपको, ठीक है ना, जिनसे आपको वूल भी मिल जाता है, ठीक है ना, वुलन क्लोथ बनाने के लिए कपड़ा भी मिल गया, दूध भी मिल गया, ठीक है, जिनका गोबर भी काम आ जाता है थोड़ी बहुत खेती करने में। तो उन एनिमल को पालने लगे, उनका क्या करने लगे? डोमेस्टिकेशन करने लगे उन एनिमल का, ठीक है। तो पैस्टोरलिज्म ना ऐसे कोई बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हो। एक समय जब जानवर धीरे धीरे कम होने लगे तो लोगों को एहसास हुआ, हंटर और गैदरर जो भी थे, इन लोगों को एहसास हुआ कि क्या कि ऐसे ही मारते चले तो एक समय पे क्या होगा, जानवर कम हो जाएंगे जंगल में, ठीक है। तो जानवर कम हो जाएंगे जंगल में, तो इससे अच्छा यह है कि इनका डोमेस्टिकेशन करते हैं, जिनको कर सकते हैं, पालते हैं, दूध निकालते हैं, ठीक है ना, इनसे जो वूल है वगैरह है वो लेते हैं, कपड़े वगैरह बन जाएगा, ठीक है ना, जो उनका मल है उससे यहाँ पर खाद के लिए यूज़ हो जाएगा। तो आपने सारा यूज़ करने लगे, धीरे धीरे जब इंसान स्मार्ट हुआ ना, तो ये पैस्टोरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, जो अलग अलग क्लाइमेट में रह रहे हैं वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे जो यूरोप वगैरह है वहाँ पे हॉर्सेस, लंबी दूरी को कवर करने के लिए हॉर्सेस वगैरह यूज़ किए जाते हैं, रेनडियर नॉर्थ में यूज़ करे जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, जोग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हुए, डिपेंडिंग ऑन जोग्राफिकल फैक्टर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, एनिमल रेयरिंग टुडे इज प्रैक्टिस आइदर एट द सब्सिस्टेंस और एट द कॉमर्शियल लेवल। अब वही बात है, देखो आंसर को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐड ऑन करनी पड़ती है। आपको ही पता है कि आज के समय में जो एनिमल्स है वो सब्सिस्टेंस, देखो सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? निर्वाह के लिए, कि जैसे किसी ने गाय पाल ली, ठीक है ना, ठीक है ना, घर में एक गाय है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, घास वास हो जाती है, खिला देंगे, दूध भी मिल जाएगा घर का, ठीक है। ये क्या हो गया? सब्सिस्टेंस हो गया, अपने निर्वाह के लिए, अपने लिए हो जा रहना काफ़ी है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद होता है कॉमर्शियल लेवल। जैसे न्यूजीलैंड जैसी जो कंट्री है ना, वहाँ पे एक एक पर्सन क्या होता है ना, कुछ लोग या एक एक पर्सन मिलके भी 1,000 गायों को पाल लेते हैं। वहाँ पे इंसान से ज़्यादा एनिमल्स है न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। तो वहाँ बड़े बड़े फार्म्स में एक साथ एनिमल्स को, ठीक है, रियर किया जाता है कॉमर्शियल लेवल में, और बहुत बड़े स्केल में उनका दूध बेचा जाता है, ठीक है। तो यही हुआ, यही बात बोल रहा है वो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप पैस्टोरलिज्म को समझ चुके हैं तो पैस्टोरलिज्म के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है नोमैडिक हर्डिंग। अब जो ये नोमैडिक हर्डिंग है ना, ये पैस्टोरलिज्म से कैसे डिफरेंट है, ये चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है नोमैडिक हर्डिंग, या नोमैडिक हर्डिंग को हम एक और चीज़ के नाम से जानते हैं, पैस्टोरलिज्म, नोमैडिज्म, ठीक है।
आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नोमैडिक हर्डिंग के बारे में और पेस्टोरल नोमैडिज्म के बारे में। ये प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ही है, इसका एक टाइप है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो नोमैडिक हर्डिंग का दूसरा नाम क्या है, पेस्टोरल नोमैडिज्म, दोनों नाम याद रखना। ये क्या है, आपका एक प्राइमरी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है, ठीक है ना, जो बहुत प्राचीन लोग जीवन निर्वाह के लिए करते थे, ठीक है ना। यहाँ पर वो लोग कर रहे क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, ये किसी जानवर पे कम्प्लीटली डिपेंड कर जाते हैं, ठीक है, कम्प्लीटली। मतलब खाना भी मिलता है उनको एनिमल से, जैसे दूध वगैरह मिल गया, क्लोथ भी मिल जाते हैं, टूल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी कर लेते हैं, जैसे गधा वगैरह, मूस वगैरह पाल लिए पहाड़ों में, ठीक है ना। तो गधा क्या होता है कि बहुत भारी सामान को अपने साथ लिया सकता है, बहुत मेहनती जानवर होता है, तो बहुत भारी भारी सामानों को भी पहाड़ में आसानी से लिया लेता है। आसानी क्या मतलब, मेहनत तो करता है वो, लेकिन ले जा लेता है वो, ठीक है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जानवर पर पूरी तरीके से डिपेंड कर रहे हैं। अब ये लोग क्या है, समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह को मूव करते रहते हैं। जैसे ज़्यादा ठंडा हो गया तो पहाड़ से नीचे आ गए, ठीक है ना, गर्मी के दिन आ गए तो पहाड़ में चले गए। अब ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनके पास जो एनिमल है ना, एनिमल, तो वो एनिमल क्या है ना कि गर्मी में नीचे प्लेन्स वाले एरिया में रह नहीं पाएंगे, वहाँ पर गर्मी बहुत लगेगी उनको। तो क्या होगा कि गर्मी में इन लोगों को एनिमल के लिए पहाड़ों की तरफ को शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ, पहाड़ों में। और जाड़ों के वक्त में जब एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है, उस वक्त पे क्या होगा कि ये लोग अपने एनिमल्स के साथ नीचे की तरफ को शिफ्ट करेंगे। कहाँ को, प्लेन्स की तरफ को, ठीक है, क्योंकि जाड़ों के टाइम पे पहाड़ों में तो एक्सट्रीम ठंडा हो जाता है ना, इस वजह से, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अलॉन्ग विद देयर लाइव स्टॉक, ठीक है ना, एनिमल वगैरह के साथ, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड द क्वालिटी ऑफ पेस्चर एंड द वाटर, कितना पानी है, जो क्वालिटी क्या है, पेस्चर मतलब हर चीज़ डिपेंड करती है ना एनिमल में, एनिमल के मूड पे, कैसा एनिमल है, ठीक है ना, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, ठीक है। इसके बाद ईच नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाई अ वेल आइडेंटिटी टेरिटरी। हर एक जो नोमैडिक जो कम्युनिटी होती है उनके पास अपनी एक निश्चित वो होता है, एरिया होता है कि जाड़ों में इस जगह पे ही जाएंगे, गर्मी में इस जगह पे ही जाएंगे। उनका जो एरिया होता है वो निर्धारित होता है, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, उनके अपने अपने ट्रेडिशन की वजह से, ठीक है ना, अपनी ज्योग्राफी की वजह से उनका जो कल्चर बना होगा। तो नोमैडिक हर्डिंग यही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब इनका लेकिन एरिया निर्धारित होता है, हाँ, कि गर्मियों में कहाँ जाएंगे, जाड़ों में कहाँ जाएंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल लोकेशन के साथ देख लो कि जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका वाले जो देश हो जाते हैं ना, जहाँ पर ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कैटल्स है ना, कैटल्स वगैरह, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई ट्रॉपिकल अफ्रीका में कौन से एनिमल इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज वगैरह में आई है, तो क्या होगा, कैटल्स, ठीक है। वाइल इन सहारा और जो एशियाटिक डेजर्ट है, ठीक है ना, सहारा का हुआ ये नॉर्थ ऑफ अफ्रीका में, ठीक है, सहारा की बात कर रहे हैं, या एशियाटिक डेजर्ट की, जो एशिया में डेजर्ट है हमारे, ठीक है, सारा एशियाटिक डेजर्ट, यहाँ पे शीप वगैरह, गोट वगैरह, बकरी वगैरह, कैमल वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहारा हो गया एशियाटिक डेजर्ट, जो एशिया के डेजर्ट है, जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, ये सहारा जो अफ्रीका के नॉर्थ में है, इनके इंपॉर्टेंट एनिमल कौन से हैं, ये तीनों हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखना, ठीक है। कौन कौन से, शीप, गोट एंड कैमल, ठीक है, ये लोग पालते हैं उसको। इसके बाद द माउंटेनस एरिया ऑफ तिब्बत, जो तिब्बत की बात करते हैं, ठीक है, तिब्बत या एंडीज, ठीक है ना, तिब्बत और एंडीज़ की बात कर रहे हैं। एंडीज़ कहाँ है, साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है, कहाँ है, साउथ अमेरिका की माउंटेन रेंज है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंट के ऊपर, समुद्र की बात नहीं कर रहा, खाली कॉन्टिनेंट ज़मीन के ऊपर जो सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है, उसकी, किसकी, माउंटेन रेंज की, वो ये एंडीज ही है, ठीक है। तो ये एंडीज़ को याद रख लेना, कहाँ पर है, लोकेट कर लेना। लोकेट क्या करोगे, साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में है, ठीक है ना। ये ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न जो कोस्टल रीजन है उसके पास है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, इन तिब्बत और जो एंडीज़, जो पहाड़ों में जो एंडीज़ या तिब्बत दोनों पहाड़ वाले एरिया है, तो पहाड़ों में जो एनिमल होते हैं कौन कौन से होते हैं, याक और इलेमास। नाम याद रखना, रट लेना इस नाम को, ठीक है ना। याक एंड इलेमान क्या है, दो जानवर हैं जो कहाँ होते हैं, माउंटेनस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है ना। माउंटेन में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, आर्कटिक, ठंडी जगह, ठीक है, आर्कटिक एरियाज़ में या सब आर्कटिक एरियाज़ में। सब आर्कटिक मतलब कि जो कम्प्लीटली आर्कटिक नहीं है, उससे थोड़ा सा कम ठंडा है, ठीक है। यहाँ पे जो एनिमल होते हैं कौन से होते हैं, रेनडियर वगैरह, ठीक है ना, कौन से होते हैं, रेनडियर। तो होप कि समझ में आ गया होगा आपको। ट्रॉपिकल अफ्रीका पूछेगा तो कैटल, ठीक है ना। सहारा एशियाटिक डेजर्ट पूछेगा तो कौन सा, शीप गोट, ठीक है। तिब्बत एंड एंडीज पूछेगा तो कौन सा, याक एंड इलेमास, ठीक है। इसके बाद आर्कटिक पूछेगा तो रेनडियर, ठीक है। आर्कटिक या सब आर्कटिक पूछेगा तो कौन सा एनिमल, रेनडियर, ठीक है। नाम याद कर लोगे। देखो भाई, हर टॉपिक में ये जैसे ऊपर की चीज़ें है ना, ये तो समझने वाली है, ये तो समझ जाओगे आप, लिख भी लोगे एग्जाम में, लेकिन इसको थोड़ा बहुत जो ये याली लाइन है याद करना पड़ेगा आपको, तभी याद होंगी, ठीक है।
होप की समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद जो पैस्टोरल नोमैडिज्म है वो उनकी 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है ना, कि 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स में वो होते हैं। अभी 3 इंपॉर्टेंट रीजन कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो रीजन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये जो रीजन है ये एक्सटेंड करता है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, जो नॉर्थ अफ्रीका का जो अटलांटिक शोर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इससे लेके कहाँ तक, अरेबियन पेनिनसुला को इंक्लूड करते हुए मंगोलियन, ठीक है, और चाइना तक का। अब मैप में बताता हूँ, ये हो गया आपका क्या क्या बोलते हैं इसको, नॉर्थ अफ्रीका। इसके बाद ये वाला आ गया आपका क्या, अरेबियन पेनिनसुला। इसके बाद मंगोलिया से होते हुए सेंट्रल चाइना तक का ये जो रीजन है ना, ये क्या हो गया, ये आ गया आपका क्या, यह पैस्टोरल नोमैडिज्म का पहला इंपॉर्टेंट रीजन आ गया। कहाँ से कहाँ तक का है समझ गए ना आप, कहाँ से, ये अटलांटिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन के सोर्स से नॉर्थ अफ्रीका, मतलब कि ये नॉर्थ अफ्रीका का ये अटलांटिक ओशन का सोर है, यहाँ से होते हुए अरेबियन पेनिनसुला को इंक्लूड करते हुए, ठीक है ना, ये मंगोलिया यहाँ पर है, मंगोलिया और चाइना के डेजर्ट तक का इस वाले एरिया को कवर कर रहा है क्या, पहला वाला रीजन, ठीक है, समझ गए, यहाँ से यहाँ तक मतलब कि। इसके बाद दूसरा है ये तुंद्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। तुंद्रा कौन सा हुआ, ये वाला एक्सट्रीम कोल्ड वाला, ठीक है ना, एक्सट्रीम कोल्ड रीजन जो नॉर्थ में है, ठीक है, वो वाला रीजन हो गया। यहाँ पर भी क्या होता है, पैस्टोरल नोमैडिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे स्मॉल एरिया से, कौन से छोटे छोटे एरिया से, कहाँ पे, साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है ना, साउथ वेस्ट अफ्रीका ये हो रहा, ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर है, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी है मेडागास्कर में, ठीक है ना, साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड द आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, याद रखना, ठीक है ना, ये मेडागास्कर है। देखिए यहाँ से आपको मेडागास्कर तो पता लग गया जो अफ्रीका के ईस्ट में है, ठीक है, और साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी क्या है, यहाँ पे आपको पैस्टोरल नोमैडिज्म देखने को मिलेगा। तो 3 इंपॉर्टेंट रीजन समझ गए आप। पहला रीजन ये है, ठीक है ना, कहाँ, अफ्रीका से लेके मंगोलिया और चाइना डेजर्ट तक का। दूसरा कौन सा है, तुंद्रा वाला। तीसरा कहाँ है, साउथ वेस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर, ठीक है। तो होप कि समझ गए होंगे आप इतना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद द नंबर ऑफ पैस्टोरल नोमैड्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग एंड एरियाज ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग। देखो भाई यहाँ तक तो आप समझ गए। इसके बाद अगर एग्जाम ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नोमैडिज्म जो पैस्टोरलिज्म है उनका जो एरियाज है ना वो लगातार डिक्रीज़ हो रहा है, तो भाई डिक्रीज़ क्यों हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर रीजन भी गिवन है, सिंपल से रीजन है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। पहला क्या है कि आजकल ना अब वो पहले जैसा ज़माना नहीं रहा, ठीक है। अब लोगों के पास कंट्री होती है, कंट्री की अपनी निर्धारित, ठीक है ना, सब डिस्क्राइब होती है, सब बाउंड्री वगैरह कितनी है सब पता होता है, ठीक है ना। तो जो नोमैडिक पैस्टोरलिज्म था उनके लिए तो कंट्री वंट्री थी नहीं, ठीक है। उनको अगर पहाड़ में जाना है पहाड़ में जाएंगे, प्लेन्स में आना है प्लेन्स में जाएंगे, कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। लेकिन आज के समय में बाउंड्रीज बन चुकी है, अब वो ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। तो क्या है, पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज बन चुकी है, तो क्या है कि जो आज के समय में पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन चुकी है ना, उन पॉलिटिकल बाउंड्रीज के वजह से जो ये पैस्टोरल नोमैडिज्म है इनके एरिया श्रिंक करते जा रहे हैं। इसके अलावा नई न्यू सेटलमेंट, कहीं पहाड़ में सेटलमेंट बन चुकी है या जो प्लेन्स पे सेटलमेंट बन चुकी है, अब वहाँ पर उन लोगों के एरियाज निर्धारित हो चुके हैं, ठीक है ना, या उन लोगों ने वहाँ पे सेटलमेंट बना लिया। तो जो वो लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मतलब गर्मियों में अलग सर्दियों में अलग जाते रहते हैं, वो अब ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि नई सेटलमेंट बन चुके हैं, नई तरीके से लोग रहने लग गए हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन है, न्यू सेटलमेंट और पॉलिटिकल बाउंड्रीज वाले, याद कर लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है, वो आता है हमारा कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। क्या आता है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। देखो एनिमल को रेयर करना हम लोग समझ चुके थे, ठीक है ना, पैस्टोरलिज्म के अंदर। उसके बाद नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे एनिमल को लेके जाना, क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है, ये भी समझ चुके थे। एरियाज़ भी देख लिए थे हमने उन सब के। बट आज के समय पे क्या है ना, आज के समय में जो एनिमल रेयरिंग है ना ये कॉमर्शियल लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है। कॉमर्शियल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड में एक पर्सन हज़ारों गायों को या हज़ारों जो एनिमल्स है उनको पाल लेता है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है ना, दूध निकालने के लिए भी मशीनें होती हैं उनके पास, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या है ना कि आज के समय में जो रेयरिंग वगैरह कॉमर्शियल लेवल में होती है। कॉमर्शियल लेवल में कैसे होती है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग क्या होती है वो समझते हैं। सबसे पहले कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड है और कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है, ठीक है ना, पूरा ऑर्गेनाइज होता है। और क्या है, यहाँ पे कैपिटल मतलब काफ़ी ज़्यादा लगता है, पैसा वगैरह लगता है आपको पहली बार में, क्योंकि नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं गाय पालनी वगैरह वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ठीक है ना, और अपने सब्सिस्टेंस के लिए लोग करते हैं। बट अगर आपको कॉमर्शियल लेवल में करना है तो इसमें पैसा वगैरह भी लगता है,
इसके बाद जो कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रैंचिंग है इस एसेंशियली एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न कल्चर, ठीक है ना, किस कल्चर के साथ एसोसिएटेड है, वेस्टर्न कल्चर के साथ, ठीक है, एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन द परमानेंट रेंचेस। परमानेंट रेंचेस क्या हुआ भाई, बहुत बड़े होते हैं, वो घास के मैदान टाइप के होते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़े बड़े एरियाज होंगे उनके रेंचेस वगैरह। रेंचेस साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब इन जो बड़े बड़े रेंचेस हैं, बहुत बड़े बड़े परमानेंट एरियाज हैं ना, इन एरियाज़ में वो लोग क्या करते हैं, जो ये जो एनिमल्स हैं उनको रियर करते हैं, उनको पालते वगैरह हैं, ठीक है। तो क्या है कि जो रेंचेस हैं, दीज रेंचेस कवर लार्ज एरिया, बहुत लार्ज एरिया होता है, एंड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल, छोटे छोटे पार्सल्स में डिवाइड कर देंगे हम लोग किसको, इन एनिमल्स को, ठीक है। फेंस वगैरह, वही जो हम फेंसिंग वगैरह करते हैं ना, उसी की बात करते हैं। फेंसिंग कर लेते हैं, रेगुलेट द ग्रेजिंग, कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इस एरिया में ग्रेजिंग होगी, दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे दूसरे एरिया में ग्रेजिंग होगी, और बहुत बड़े एरिया होते हैं, ठीक है ना, छोटे मोटे नहीं होते हैं। इसके बाद दिस इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड। बहुत टाइम क्या होता है कि खाली एक तरीके का ही एनिमल को हम यहाँ पे पालते हैं, एक से ज़्यादा एनिमल को हम यहाँ पे नहीं पालते। इसके बाद इंपॉर्टेंट एनिमल जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं शीप, ठीक है ना, याद रखना एनिमल के नाम, शीप हो गया, कैटल हो गया, गोट हो गया, कम से कम 2-3 तो याद कर लेना। हॉर्सेस वगैरह को भी हम पालते हैं, ठीक है ना। हॉर्सेस, अगर आप पूछोगे कि यार सर हॉर्सेस को क्यों पालते हैं भाई, क्या काम है इनका कॉमर्शियल लेवल में, भाई बहुत काम है। घोड़ों की रेस पता है ना कितनी एक्सपेंसिव होती है, तो जो घोड़े हैं कहाँ रहते हैं, ये बड़े बड़े रेंचेस में रहते हैं, ठीक है ना। तो उनका पर्टिकुलर एरिया होता है कि इस समय यहाँ घास खानी है, यहाँ पे रहना है, हर चीज़ एरिया पार्सल्स वगैरह इन्हीं के लिए लिखा हुआ था। गोट के लिए भी ये लोग बड़े बड़े रेंचेस बनाते हैं, कैटल, गाय भैंस वगैरह उनके लिए भी बनते हैं, शीप वगैरह के लिए भी बनते हैं, ठीक है ना। शीप वगैरह क्या है लास्ट में, मतलब ये उसके लिए भी यूज़ हो जाती है, वूल वगैरह के लिए। कैटल्स को ये लोग पालते हैं, बाद में मीट इंडस्ट्री को भी सेंड कर देते हैं जब वो लोग मरने वाले होते हैं वगैरह वगैरह टाइम पे, या कई जगहों पे कैटल्स को पाला ही मारने के लिए भी जाता है, ठीक है ना, कि क्योंकि मीट इंडस्ट्री को बेचना है, एक्सपेंसिव ज़्यादा दाम मिलेंगे उनके, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट सच एस मीट, मीट मिलता है इनसे, वूल मिलता है, ठीक है ना, हाइड्स एंड स्किन्स आर प्रोड्यूस एंड पैक्ड साइंटिफिकली एंड एक्सपोर्टेड टू द डिफरेंट वर्ल्ड मार्केट। दुनिया की अलग अलग जगहों पे प्रोसेस करके, पैकेजिंग करके इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे मीट चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इनको। तो तभी तो कमर्शियल लेवल में ना बड़े स्केल में करना पड़ेगा, ठीक है, बड़े स्केल में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव ऐड कर लेते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें होती है इसके अंदर, ओके। इसके बाद रियरिंग ऑफ एनिमल इन रेंचेस इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, याद रखना, ठीक है ना। जो यहाँ पे ये जो रेंचेस वगैरह होती है साइंटिफिक बेसिस में हम लोग करते हैं इसको। इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, ये देखो जितने भी एरियाज डार्क दिख रहे हैं ना, ये सब एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया का रीजन, और ये न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड तो याद रखना है यार, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है अर्जेंटीना है, ठीक है, यहाँ पर अर्जेंटीना है, ये यूरुग्वे हो गया, ठीक है, एंड यूनाइटेड, ठीक है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी होता है ये, ठीक है ना। ये क्या है, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा जो ये साउथ वेस्ट पार्ट है, या साउथ पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। कुछ एरिया यहाँ के भी हैं हमारे सेंट्रल एशिया के, ये भी है, ये भी याद रख दो। पर मेनली जो इंपॉर्टेंट है ना वो यही है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर को समझते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपका सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। हर 2-3 साल में एक न एक बार तो क्वेश्चन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से किसी ना किसी तरीके से आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, एक बार पढ़ना है बस, बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, जो फार्मिंग है, फार्मिंग एरियाज कंज्यूम्स ऑल ऑन नियरली सो ऑफ द प्रोडक्ट लोकली ग्रोन, इट कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अब क्या होता है ना, यहाँ पे जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है, यहाँ पे क्या है ना कि अब जितना भी जो चीज़ होती है वो लोकली आप उसको ग्रो करते हो, किसके लिए, अपने लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, ठीक है ना। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोकली इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हो, कॉमर्शियल लेवल के लिए नहीं है, ये लोकल लेवल के है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला एग्जाम्पल जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो प्राचीन ह्यूमन था वो किस तरीके से एक्टिविटी करता होगा, वो है क्या, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, या जो प्राइमरी वे है एग्रीकल्चर करने का, तो वो समझते हैं।
तो भाई जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है ना, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये बहुत सारी जो ट्राइब्स होती हैं, ठीक है ना, जो ट्राइब्स जो जैसे ट्रॉपिकल एरिया में रहती है, जो अफ्रीका की है, ठीक है, साउथ और साउथ अमेरिका की है या साउथ एशिया की है, ये ट्राइब वगैरह बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है किसको, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को। किसको, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को और क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस एरिया में एग्रीकल्चर किया, ठीक है, उसके बाद जितना भी 4-5 साल हो गए, जो एरिया जो है वो अनप्रोडक्टिव हो गया, जैसे जंगल की ज़मीन है यार, अभी अभी पेड़ काटे हुए हैं, कब तक कितना चल जाएगा, 4-5 साल चल गया, उसके बाद जो भी यहाँ पे बचा कुछ है उसको आग लगा दी ज़मीन में, उसके बाद इस जगह पर चले गए खेती करने के लिए, ठीक है ना, ठीक है। तो समझ गए इसको। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कई बार, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। एक एरिया में खेती करो, जितना भी कुछ बचा कुचा पहले काट दो उसको, ठीक है ना, एरिया को काटो, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ बची उसको जला दो यहाँ पे, उसके बाद दूसरे एरिया में चले जाओ, ओके, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। इसके बाद क्या, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, में प्रॉब्लम भी तो होगी कुछ इसकी, क्या होती है वो प्रॉब्लम, क्या है, जो ये साइकिल ऑफ जूम है, जूमिंग भी बोलते हैं इसको नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडिया के, ठीक है। जो ये साइकिल ऑफ जूम है, ये जो साइकिल है कि पहले इस एरिया में आओ, ठीक है, यहाँ खेती बाड़ी करो, इसके बाद जो भी कुछ बचा कुचा उसको जला दो, फिर दूसरे एरिया में जाओ, यहाँ पेड़ काटो, ठीक है, पेड़ काटने के बाद एग्रीकल्चर करो कुछ सालों तक का, फिर यहाँ से चले जाओ, फिर दूसरी जगह पे चले जाओ, ठीक है। तो जो उसके साथ प्रॉब्लम होती है, जो साइकिल ऑफ जूम के साथ, वो क्या होती है कि इट बिकम लेस एंड लेस ड्यू टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन डिफरेंट पार्सल। अब देखो ना, आपने इस पार्सल में किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, अब ये इसकी मेन प्रॉब्लम है। पहले यहाँ से यहाँ गए, ये एरिया छोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर ये यहाँ से यहाँ गए, तो जो इसके वजह से जो लेस प्रोडक्टिविटी बन जाती है ना, जो एरिया की है, जो इस एरिया की जो लेस प्रोडक्टिविटी है, ये इनके लिए मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि इनके वजह से क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है एरिया की, वो लॉस कर जा रही है, ठीक है ना, या कम हो जा रही है। ये याद रखना, एनसीईआरटी के टॉपिक से अब बाहर से नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी के ही पढ़ना है मेनली, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट यहीं से डेटा मिलेगा। इसके बाद इट इज़ प्रीवेलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन। कहाँ कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, ठीक है ना, जो ट्रॉपिक्स के पास होते हैं रीजन, ठीक है, और उनको डिफरेंट नाम्स जाना जाता है। जैसे जो जूमिंग है, ठीक है, जूमिंग कहाँ होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उनको, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, जूमिंग बोलते हैं। मिल्पा, मिल्पा कहाँ होता है, सेंट्रल अमेरिका में होता है। कहाँ होता है, सेंट्रल अमेरिका में, अमेरिका के सेंट्रल में क्या बोलते हैं, इसको मिल्पा बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ठीक है, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका के साथ मैक्सिको में भी इसको मिल्पा बोला जाता है। इसके बाद लदांग नाम है, लदांग कहाँ बोला जाता है, लदांग बोला जाता है इंडोनेशिया में और मलेशिया में। फिर कह रहा हूँ, इंटरनेट से मत पढ़ना, जो एनसीईआरटी में गिवन है खाली वो ही याद करना है आपको। इंटरनेट में जाओगे फालतू के बहुत सारे डेटा मिलेंगे, वहाँ से नहीं पढ़ना है, ये एनसीईआरटी का डेटा है, इसी को याद कर लेना है। 3 नाम याद करने हैं, लदांग कहाँ होता है, इंडोनेशिया और मलेशिया में बोलते हैं, मिल्पा कहाँ, सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको में, और जूमिंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है, इतना ही याद करना है इसके अंदर। और एक और चीज़ बता दूंगा, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, तो सबसे जो पहला ह्यूमन बीइंग जिसने एग्रीकल्चर जस्ट शुरू किया होगा ना दुनिया भर में, वो यही काम करता होगा, ठीक है ना, पेड़ काटा एरिया का, यहाँ पे खेती बाड़ी करी, क्या करी, खेती बाड़ी करी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बची नहीं, बेचारा क्या करेगा भाई, नेचुरल समझो ना उनका वे को। फिर इस जगह में जितना भी कुछ बचा कुछ आग लगा दो, क्योंकि ज़्यादा सामान ले जा भी नहीं सकते, यहाँ से थोड़ा दूर वाले एरिया में चले जाओ, यहाँ पर पेड़ वगैरह काट के एग्रीकल्चर करने लग जाओ, ठीक है ना। तो अब इस एक्टिविटी में पहले बहुत सारी ट्राइब थी, बहुत सारी लैंग्वेज थी, तो हर एक लैंग्वेज अपने आप में अलग थी, और हर एक लैंग्वेज में हर एक ट्राइब को अलग नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे बहुत कम एग्जांपल्स दिए हुए हैं नाम के, जैसे जूमिंग हो गया, मिल्पा हो गया और लदांग हो गया। दुनिया भर में, इंडिया में ही आपको 50 नाम मिल जाएंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप कि इसका बेसिक पर्पस क्या है, ये बेसिकली कहाँ से आया है, क्या कैसे आया है प्राइमरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अगर आप इतना समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्राइमरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का ये जो मैप देख रहे हो ना आप, ये तो इस मैप में क्या है, एरिया बताया गया है, ठीक है। अब कौन सा एरिया है, देखो सबसे पहले ये देखो, ये वाला एरिया, ये कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया। कौन सा एरिया है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। ये क्या है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया बोल देना, या सम पार्ट ऑफ ओशनिया, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशिया, ओशनिया हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका। कहाँ होता है प्राइमरी एक्टिविटी, सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका में, ठीक है ना। और ये क्या है, अमेजॉन फॉरेस्ट वाला एरिया ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है ना। इतने याद रख लोगे, साउथ अमेरिका,
ठीक है ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका मैप से। देखो भाई मैप को 1-2 बार देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे अच्छा यह है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट आउट निकालो, घर की दीवार में चिपका लो या कहीं पे रख लो, या इस वीडियो से वो स्क्रीनशॉट लेके बार बार देखते रहो इस चीज़ को, ठीक है ना, इस मैप को, तो याद हो जाएगा आपको। एक दिन में मैप को याद करता भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। मैप तो रोज़ देखने का पार्ट हो जाता है, ठीक है। एक बार आपको बेसिक मैप की नॉलेज हो जाएगी तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इस चीज़ को एग्ज़ाम में लिखने से पहले पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है ना, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ोगे भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मैप आपके माइंड में होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगर आप प्राइमरी एक्टिविटी समझ चुके हैं, वो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर समझ चुके हैं, तो इसके अंदर दूसरा आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अब जो ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है ना, ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर भी 2 तरीके का होता है, ठीक है ना, समझो इस चीज़ को, ठीक है ना। इंटेंसिव जो दूसरा था, ठीक है, पहला क्या था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर दूसरा क्या आया इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। पहला प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, दूसरा इंटेंसिव। अब जो ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ना, ये कहाँ होता है, कोई पूछेगा तो सिंपल लैंग्वेज में डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मॉनसूनल एरिया, ठीक है। अब ये डेंसली रीजन में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप ही ऐसी वाली उगाई जाती है। तो जो आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ये आपका 2 टाइप का होता है। तो पहला टाइप होता है इसका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जहाँ पे आपकी जो मेन क्रॉप होती है वो होती है क्या पैडी। पैडी क्या हुआ भाई, राइस वगैरह जो होता है ना, चावल वगैरह, तो उसकी बात कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर पैडी। दूसरा क्या आता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर विच आर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। पैडी के अलावा जो बाकी की क्रॉप्स है उनके द्वारा डोमिनेट किया जाता है। तो आपको इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एग्जाम में पर्टिकुलर टॉपिक्स भी आ सकता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। पर्टिकुलर टॉपिक आएगा तो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पहले तो आपको लिखना पड़ेगा क्या पॉपुलेटेड जो रीजन्स होते हैं मॉनसूनल एरिया के, वहाँ होता है। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट देखते हैं पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन के अंदर भाई देखो पैडी नाम से ही पता है कि पैडी के अंदर राइस होगा, तो लिख देना है क्या डोमिनेटेड बाय राइस क्रॉप। इसके बाद यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है, ठीक है, लैंड होल्डिंग क्या है, कम है। अब आप पूछोगे सर कम क्यों है, देखो बेटा कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात करी जा रही है, ठीक है। इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा है। सबसिस्टेंस का मतलब क्या है कि जीव, ठीक है ना, सबसिस्टेंस मतलब कि बहुत प्राइमरी लेवल में हो रहा है, खाली अपने लिए, अपने परिवार वगैरह के लिए, ठीक है ना, इस लेवल पे हो रहा है। अभी कॉमर्शियल वाला लेवल आया नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, अभी सबसिस्टेंस लेवल पे ही है, ठीक है। लेकिन सबसिस्टेंस लेवल में भी इंटेंसिवली हो रहा है। यानी कि इंटेंसिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर फार्मर्स जो है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, फैमिली के लेबर जैसे मम्मी पापा भाई बहन सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं यहाँ पे खेत जोत रहे हैं, खेत में काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना। यूज़ ऑफ मशीन बहुत कम है, हाथ से ही काम कर रहा है, इंटेंसिवली काम कर रहे हैं यहाँ पे। ज़मीन की आखिरी बूंद तक का जितना निकाल सकते हैं ना, निकालने की कोशिश हो रहा है, ठीक है। इसलिए जो पर इल्ड है, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर में एक एरिया से सबसे ज़्यादा इसी से आता है, ठीक है ना। इंटेंसिव है ना, तभी तो एक एरिया से जितना निकाल सकते हो निकालो, ठीक है। द इल्ड पर यूनिट एरिया इज़ हाई, ठीक है ना, बट पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ लो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लैंड होल्डिंग कम है, ज़मीन छोटी है, तो यहाँ पे आपने ज़मीन के हिसाब से तो ज़्यादा निकाल दिया, ठीक है ना। बड़े एरिया से कंपेयर करेंगे तो पर परसेंटेज वाइज तो आपने ज़्यादा निकाल दिया, पर लोग ज़्यादा है ना वहाँ पे, इंटेंसिव फैमिली भी ज़्यादा है, तो फैमिली में हर किसी को डिवाइड करेंगे तो थोड़ा जो जो उसमें यील्ड है वो थोड़ी कम दिखाई देती है हमें अगर हम पर पर्सन में जाएंगे तो, ठीक है ना। वैसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है और यहाँ पर लैंड एरिया क्या है, कम है, ज़्यादा लैंड एरिया कम है, ठीक है, याद रखना लैंड एरिया कम है। और ये कहाँ पे होगा, जो पॉपुलेटेड रीजन्स होंगे, ठीक है, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अरे भाई सोचने वाली बात है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा है तभी तो लैंड होल्डिंग कम है भाई, लैंड सब लोगों में बटा होगा ना, थोड़े थोड़े लोगों में बटा होगा लैंड, ठीक है। तो तभी कहाँ पे होता है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में होता है। इसके बाद दूसरा क्या है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिनको आप डोमिनेट करते हो किससे, क्रॉप्स अदर देन पैडी, पैडी के अलावा बाकी क्रॉप्स से, ठीक है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन रिलीफ, ठीक है, अलग क्लाइमेट की वजह से, ठीक है ना। देखो भाई राइस सारे क्लाइमेट में नहीं उगती है, हम लोग ये बात को जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना, ठीक है। तो राइस कहाँ पे होगी कि जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी। अब जहाँ पे ऐसे एरिया ना मिले जहाँ पे अलग तरीके की रिलीफ मिले, क्लाइमेट मिले, सॉइल अलग मिले जहाँ पे पैडी पॉसिबल नहीं है या पैडी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, तो उन एरियाज में क्या होगा, तो आप क्रॉप अदर देन पैडी, समझ गए, इजी है भाई। जिन जगहों पे आप पैडी नहीं उगा सकते क्लाइमेट की वजह से, रिलीफ की वजह से, सॉइल की वजह से, वहाँ पे क्या उगाते हो, वहाँ पे आप जो क्रॉप उगाते हो वो पैडी नहीं होती, पैडी के अलावा बाकी होती है, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल क्या है, बाकी कौन सी होती है, वीट हो जाएगी भाई। सबसे पहला एग्जांपल बेसिक है, बिना पढ़े लिख दोगे इसको तो भाई, जहाँ पे राइस नहीं, पैडी नहीं, वहाँ पे क्या, वीट,
ठीक है। वीट की बात सोयाबीन, बार्ले, सोरगुम वगैरह कुछ एग्जाम्पल्स है। देखो बेटा ये एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पे होता है, नॉर्थ चाइना में होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये अदर पैडी कहाँ होता है, नॉर्थ चाइना में होता है। मंचूरिया रीजन ये भी चाइना का हिस्सा है, ठीक है ना, मंचूरिया वाला आज के समय में, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में होता है क्या क्रॉप अदर देन पैडी, नॉर्थ जापान में होता है, ठीक है ना। फिर इंडिया में भी होता है, इंडिया में कहाँ पे, इन इंडिया में जो वीट वगैरह है वो ग्रोन होता है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन, ठीक है। आपको पता होगा पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, यहाँ पे लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं ना, ठीक है, रोटी, ठीक है, रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो रोटी क्या हुआ आपका, रोटी हुआ आपका वीट, क्या हुआ वीट, ठीक है ना। जैसे होल ग्रेन वीट की बात करते हैं, यही से तो होता है वो, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडो गंगेटिक प्लेन्स। एंड मिलेट्स भी होती है, तो मिलेट्स क्या है, ये भी आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप अदर देन पैडी के अंदर आता है। तो मिलेट कहाँ ग्रो होती है, भाई ड्राई रीजन में, ठीक है ना। जो ड्राई पार्ट है आपका वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में, ठीक है ना, वेस्टर्न इंडिया के अंदर और सदर्न इंडिया के अंदर जो आपका ड्राई पार्ट है वहाँ पे क्या होती है, मिलेट्स होती है। अब मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर आर सिमिलर टू दोस डोमिनेटेड बाय वेट पैडी, ठीक है। जो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो क्या है, यहाँ पे सेम है, खाली जो एक छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि जो इरिगेशन है, इरिगेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ होता है। इरिगेशन क्या होता है भाई, इरिगेशन यानी कि जैसे जो इरिगेशन के चैनल्स बने हुए हैं, कैनाल्स वगैरह, ठीक है ना, ट्यूबल्स वगैरह, वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है या थोड़ा उसके कंपेरिजन में यूज़ होता है, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, इतना याद रखना आप, ठीक है। समझ गए होंगे। बाकी चीज़ें सेम ही है, वो लैंड होल्डिंग कम होना वगैरह वगैरह, ठीक है, इंटेंसिवली करना, वो सब सेम है, सब सेम है। बस यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स बदल जाएंगे, क्रॉप वगैरह के नाम याद रखने हैं, थोड़ी सी जगहों के नाम याद रखने हैं, आराम से हो जाएगा, एक बार पढ़ना है हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको मेन चीज़ दिखेगी ना वो ये दिखेगी कि जो एरियाज है ना वो मेनली साउथ ईस्ट एशिया के हैं, ठीक है ना। इंडिया हो गया या साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ चाइना हो गया, जापान वगैरह, यही सारे एरियाज हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो आपको एग्जाम्पल बहुत लिमिटेड याद करने हैं, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, वेट राइस डोमिनेटेड कौन सा होगा, जो ब्लैक से है, ठीक है ना। ये कोस्टल वाला इंडिया का दिख रहा है, कोस्टल वाला एरिया, ठीक है। ये जो सराउंडिंग है कोस्ट वाला एरिया जो है इंडिया का, ये ठीक है। तो जो कोस्ट वाला एरिया है ये क्या हो गया, ये हो गया वेट राइस डोमिनेटेड क्रॉप है, ठीक है ना। और चाइना का ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये देख लेना एक बार, मैप को एक ही बार देखना है। इसके बाद क्रॉप अदर देन राइस वाला ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपका इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अपर पार्ट ऑफ ये मंचूरिया पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो इतने एग्जांपल याद कर लोगे तो काफ़ी है। मैप लिमिटेड है, मैप से ऐसा कुछ पर्टिकुलरली लोकेट करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन एक बार मैप को ऑब्जर्व करके जाना एग्जाम देने से पहले, ओके। इसके बाद जो दूसरा टाइप का एग्रीकल्चर है वो क्या है आपका, ये है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो भाई प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है ना, तो मतलब यहाँ पर देखो नाम में लिखा है ना प्लांटेशन, तो यहाँ पर बहुत लार्ज एरिया में, बहुत बड़े एरिया में क्या होगा कि बहुत सारे पेड़ों को उगाओगे यार जिनकी कॉमर्शियल वैल्यू है, ठीक है। अब पेड़ कैसे आप कहोगे सर, बड़े बड़े वाले पेड़ नहीं, टी भी एक पेड़ है, ठीक है। हो सकता है आप चाय की खेती कर रहे हो बहुत बड़े एरिया में, खाली चाय और कुछ नहीं, ठीक है ना, पूरे चाय के ही मैदान है, जहाँ जहाँ तक देखोगे वहाँ तक का, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, तो पढ़ना शुरू कर लेते हैं, डिटेल वाइज देख लेते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियंस, याद रखना, ठीक है ना, नेचुरल नहीं है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, यूरोपियंस के द्वारा। यूरोपियंस ने दूसरी जगहों पर जाके कॉलोनीज बनाई और वहाँ पे प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद जो प्लांटेशंस हैं इनके अंदर क्रॉप्स कौन सी आती है, चाय आती है, कॉफ़ी आती है, टी, कॉफ़ी, कोकोआ कहाँ होता है, वेस्ट अफ्रीका में। फिर रबड़ हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल पाम्स हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया। ये क्या है, ये कॉमर्शियल लेवल में होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ओके। इसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक्स आर लार्ज एस्टेट ऑफ प्लांटेशन, बहुत बड़े एरिया में प्लांटेशन होता है, बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए होती है, ठीक है ना। आपको मार्जिनल और टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए होता है यहाँ पे, साइंटिफिक मेथड, ठीक है ना, साइंटिफिक मेथड भैया इंपॉर्टेंट पार्ट है, साइंटिफिक मेथड भी यूज़ होता है यहाँ पे कल्टीवेशन का। एक ही क्रॉप, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, जैसे कि चाय है तो चाय ही उगेगी, क्योंकि भाई चाय एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में चाय है तो चाय ही इसलिए उग रही है क्योंकि वहाँ पर चाय ही उग सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं उग सकता, ठीक है। एक क्लाइमेट में एक ही क्रॉप को उगाना है, ठीक है ना, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन। चीप लेबर चाहिए भाई, ठीक है ना, मतलब लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, इस चीज़ों के जो दाम है वो भी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसे दाम को कम रखना है, सस्ते लेबर चाहिए आपको,
ठीक है ना। इसके बाद गुड सिस्टम चाहिए, गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, मतलब वो जगह जो है रोड से भी जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना, रोड से दूसरे स्टेट्स, ताकि जो आपने उगाया उसको जल्दी से जल्दी दूसरी जगह पर पहुँचाया जा सके, या जहाँ पर उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा। चाय तो उग गई, अब चाय को जहाँ पर आप रिफाइन करोगे या जहाँ पर भेजोगे कहीं पर किसी फैक्ट्री वगैरह में पैकेजिंग के लिए, वो जगह पास होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद समझ गए होंगे आप, ठीक है, लिंक कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, फैक्ट्रीज़ के बीच में, मार्केट के बीच में अच्छा लिंक होना चाहिए। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं कि प्लांटेशन में किसने क्या किया। जैसे फ्रांच जो था, फ्रेंच ने स्टेबलाइज किया कोकोआ। जैसे जो वेस्ट अफ्रीका है ना, वेस्ट अफ्रीका में जो कोकोआ वगैरह है, ठीक है, कोकोआ हो गया, कॉफ़ी प्लांटेशन किसने किया था, फ्रांस ने। किसने किया था स्टेबलाइज, फ्रांस ने। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टी गार्डन उगाए। कहाँ उगाए, चाय इंडिया में और श्रीलंका में चाय किसने पहुँचाई, ब्रिटिशर्स ने। जो रबर प्लांटेशन था मलेशिया का, ठीक है ना, वो का किसने किया, ब्रिटिशर्स ने। शुगर केन और बनाना जो वेस्ट इंडीज़ में आए, वो कौन लेके आया, ब्रिटिशर्स आए लेके। स्पेनिश और अमेरिकन्स ने क्या किया, इनने स्पेनिश और अमेरिकन्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया किस पे, कोकोनट पे और शुगर केन्स में। जो फिलीपींस के अंदर जो शुगर केन वगैरह या जो कोकोनट वगैरह है, ठीक है ना, ये किसने पहुँचाया, स्पेनिश और अमेरिकन पीपल्स ने। इसके अलावा जो डच पीपल थे, एक समय पे इनका एक छत्र राज चलता था किसके ऊपर, ठीक है, जो शुगर केन प्लांटेशन है ना इंडोनेशिया का, ठीक है ना, किस पे मोनोपोली चलती थी, किस पे, इंडोनेशिया पे। और जो कुछ कॉफ़ी के प्लांटेशन वाले एरियाज है, फजंडास। अब एग्जाम में आ जाएगा ना भी, ये फजंडास क्या है, यहाँ से CUET के लिए क्वेश्चन बन गया ना अच्छा खासा कि व्हाट इज़ फजंडास। लार्ज प्लांटेशन है ब्राज़ील के अंदर, किस चीज़ की प्लांटेशन है भाई, कॉफ़ी के प्लांटेशन है, ठीक है, कॉफ़ी प्लांटेशन को ही फजंडास बोलते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन, ठीक है, कॉफ़ी फजंडास, लार्ज प्लांटेशन, ठीक है ना। किससे रिलेटेड है, ब्राज़ील से रिलेटेड है, ठीक है ना। याद रखना जो ब्राज़ील में कॉफ़ी वाला एरिया है, ये अभी भी कुछ जो यूरोपियंस कंपनी है वो अभी भी मैनेज करती है किसको, इन फजेंडास को, ठीक है ना। वैसे ब्राज़ील करता है लेकिन यूरोप भी करता है, यूरोप कुछ पार्शियल एरिया को वो भी क्या करता है अभी भी मतलब यहाँ पे मैनेज करता है, ठीक है। बट टुडे ओनरशिप जो आज के समय में जो मेजॉरिटी में ओनरशिप है ना इन सब की, जाए इंडिया में चाय की हो, श्रीलंका में चाय की हो, ठीक है ना, या आपकी जो फिलीपींस में शुगर केन है उसकी हो, वो सब बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के पास नहीं है, ये उस कंट्री के अंदर मौजूद गवर्नमेंट के पास है। जैसे इंडिया में भारत की गवर्नमेंट है, तो भारत की गवर्नमेंट के पास क्या है, उन चाय के जो खदान जो खेती होती है उसकी अथॉरिटी है पूरी की पूरी। समझ गए प्लांटेशन क्या होता है, समझ गए एरिया क्या होता है, समझ गए। तो इतना बहुत है लिखने के लिए प्लांटेशन के बारे में, बट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर, वो है आपका एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन है आपका नेक्स्ट। इसके बाद थर्ड टॉपिक है, ठीक है। तो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, भैया नाम पढ़ो सबसे पहले। एक्सटेंसिव मतलब कि बहुत लार्ज स्केल में हो रहा होगा, कॉमर्शियल यानी कि पैसा बनेगा इससे बहुत बड़े स्केल में, ठीक है ना। पैसा बनेगा तो पैसा लगा भी होगा इसमें। ग्रेन यानी कि जो आप अनाज उगा रहे हो ना, ये कॉमर्शियल बेचने के लिए है, ये वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई हो जाएगा, समझ गए। यही है इसके अंदर, इसी के बारे में कोई चीज़ लिखी है, एग्जाम में अलग से भी आ सकता है, और टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर भी पूछ सकता है, ठीक है ना। दोनों तरीके से तैयार रहना है, पढ़ते हैं पॉइंट। तो कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड। जो आपके सेमी एरिड लैंड होते हैं, एरिड का मतलब पता है ना, जहाँ सूखा होता है कम्प्लीटली, जो कम्प्लीटली सूखे एरिया नहीं होते हैं उनको बोलेंगे क्या, सेमी एरिड लैंड, जो उसके आउटर में होंगे, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, सेमी एरिड लैंड में होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, सेमी एरिड लैंड ऑफ मिड लैटिट्यूड, ठीक है ना, मिड लैटिट्यूड के सेमी एरिड लैंड में होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो प्रिंसिपल क्रॉप से कौन सी है, वीट है, क्या है, कौन सी है, वीट है, ठीक है। वीट इसका प्रिंसिपल क्रॉप है, याद रखना भाई, बार बार कोई नहीं बताने वाला, एक बार पढ़ लो अच्छे से, याद हो जाना चाहिए। वीट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ दिस एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ठीक है। वीट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप। दो अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई, यहाँ पे ये सब भी ग्रो होते हैं भाई। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना नाम के, नाम थोड़े बहुत अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम अब एक दिन में याद नहीं कर पाओगे, ये नाम को आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। रोज़ मतलब कि एक हफ्ते में एक बार देख लिया, एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हफ्ते में एक बार खाली ये वीडियो देख लेना, एक बार 1 घंटे की तो वीडियो होती है, 1-1.5 घंटे की, एक वीडियो देख लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। जो आपको चाहिए वही पार्ट को एक बार रिवाइज कर लो, वीडियो से हो जाएगा काम आपका, ठीक है ना। और एक दिन में याद करने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे याद करने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कॉर्न, बार्ले, ओट्स, राई एक्सेट्रा। इसके बाद जो साइज़ ऑफ फार्म इज़ वेरी लार्ज, यहाँ पे जो भाई कॉमर्शियल कर रहे हो, बड़े एरिया में कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है भाई लार्ज होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर एंटायर ऑपरेशन ऑफ कल्टीवेशन, फॉर्म प्लॉगिंग,
टू हार्वेस्टिंग आर मैकेनाइज। भाई सब ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं वही बड़े बड़े वाले, बहुत बड़े एरिया होता है, यहाँ पर लेबर बहुत कम यूज़ होते हैं, ज़्यादातर काम मशीन ही संभाल लेती है। समझ गए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद देयर इज़ लो इल्ड पर एकड़ बट हाई इल्ड पर पर्सन, ठीक है ना। ठीक है, एकड़ के हिसाब से कम होता है बट पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि कम लोग काम कर रहे हैं खेती में। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत कम लोग यहाँ पे हैं, ज़्यादातर काम मशीनरी से ही हो जा रहा है। ठीक है, एक बंदा ट्रैक्टर बहुत बड़ा अकेले चला सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 लोग नहीं चाहिए उसको। ठीक है, तो लो इल्ड पर एकड़, एक एकड़ के हिसाब से कम होता है बट पर पर्सन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, ये पर पर्सन है, गैप नहीं हुआ है इसमें, याद रखना। ठीक है, तो इतना है भाई, इतना तो आपको खाली नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए था, इतना कुछ टफ है नहीं इसके अंदर। ठीक है ना, बहुत ईजी है। इसके बाद दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बेस्ट डेवलप इन द यूरेशियन स्टेपीज। कहाँ भाई, यूरेशियन क्या होता है, यूरोप प्लस एशिया। ये देखो, ये एरिया के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कहाँ पे है डेवलप, यूरेशियन स्टेपीज, कैनेडियन, ठीक है, कैनेडियन और अमेरिकन पेरिस। पेरिस क्या है भाई, ये पेरिस है, पेरिस है आपके घास के मैदान। ठीक है, क्या है, घास के मैदान। ये स्टेपीज क्या है, स्टेपीज घास के मैदान है जो नॉर्थ यूरोप और एशिया में होता है। ठीक है, ये घास के मैदान भी याद रख लेना। ठीक है, स्टेपीज कहाँ होता है भाई, कोई पूछेगा तो यूरेशिया में होता है। कहाँ होता है, यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया के नॉर्थ में होता है। पेरिस कहाँ होता है, अमेरिका और कनाडा में होता है। इसके बाद पैम्पास, ये पैम्पास कहाँ होता है, अर्जेंटीना में। कहाँ होता है, अर्जेंटीना। ये पैम्पास में भी होता है क्या, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ठीक है, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना। द वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, वेल्स ऑफ, ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे घास का मैदान है। ठीक है ना, घास का मैदान है, मतलब फॉरेस्ट वाला एरिया नहीं, ये घास के मैदान है बड़े बड़े। तो इन्हीं घास के मैदान को क्या बोलते हैं हम लोग, वेल्स बोलते हैं। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका। घास के मैदान को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इंडिया में बुग्याल वगैरह होते हैं। ठीक है, वैसे ही। और द ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, डाउन बोलते हैं। ठीक है, ये एरिया कौन सा है, डाउन है। ठीक है, और इसके अलावा कैंटरबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में जो प्लेन्स हैं उनको क्या बोलते हैं आप, कैंटरबरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंटरबरी बोलते हैं। किनको, जो न्यूजीलैंड के अंदर प्लेन्स हैं उनको। अब देखो भैया, इसको बार बार याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ लो, जैसे कई लोगों को पता होगा स्टेपीज क्या है, कहाँ पर है, यूरेशियन में है। ठीक है, पेरिस कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा में है। ठीक है ना, पैम्पास कहाँ है ये पता होगा, डाउन्स कहाँ है पता होगा, कैंटरबरी कहाँ है पता होगा। जिनको नहीं पता भाई, एक बार पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ये याद करने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, समझ तो आ ही गया है इसको, अब देखो समझ में आ गया, इसके आगे बस याद करना है। ठीक है, या तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहो तब याद हो जाएगा, या कहीं पे लिख लिख के याद करो तब याद हो जाएगा, बट याद तो करना पड़ेगा इन चीज़ों को। ओके, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो याद करनी होती है, कहीं पे लिख लो उनको, क्या चला जाता है भाई, थोड़ी बहुत मेहनत कर लो। जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका मिक्स फार्मिंग। क्या आता है, चौथे टाइप की जो फार्मिंग है, मिक्स फार्मिंग। आप बोलोगे सर ये कौन सी अलग फार्मिंग हो गई इतनी सारी फार्मिंग पढ़ने के बाद, तो भैया मिक्स फार्मिंग बहुत गजब की फार्मिंग है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मतलब आप इसमें एग्रीकल्चर और जो थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंडिंग दोनों साथ में कर सकते हो। ये कहाँ होती है, इसके अंदर मेजर क्रॉप क्या होती है, एनिमल क्या होते हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ फाउंड इन द हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा डेवलप पार्ट में हो जाते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ठीक है ना, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट यूरोप वाला पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पार्ट ऑफ यूरेशिया, ये तो यूरेशिया वाला पार्ट पूरा ही हो गया आपका। ठीक है, समझिए। एंड द टेम्परेट लैटिट्यूड ऑफ साउथ सदर्न कॉन्टिनेंट। ठीक है ना, जो टेम्परेट लैटिट्यूड है सदर्न कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर भी होता है। ठीक है, ये जो हो गया सदर्न लैटिट्यूड में। ठीक है ना, समझ गए। तो ये क्या है, एरिया है। इसके बाद मिक्स फार्म आर मॉडरेट इन साइज। ठीक है, इनका साइज़ आपसे कोई पूछ लेगा, कोई ना भी पूछे तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखना पड़ेगा भाई, इनका साइज़ क्या है, मॉडरेट है, लार्ज है, मॉडरेट है। मॉडरेट यानी कि बीच क्या है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है और बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, जितना वो कॉमर्शियल ग्रेन वाले में होता है। ठीक है, कि कई किलोमीटर तक का दूर दूर मतलब सिर्फ खेत ही खेत हैं एक ही पर्टिकुलर क्रॉप के, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो मिक्स फार्म क्या है, मॉडरेट होता है साइज़ में। इसके बाद तो क्रॉप एसोसिएटेड विद इट आर वीट। क्रॉप कौन कौन सी होती है यहाँ पे, वीट होती है, बार्ले होती है, ओट होती है, राई, मेज़, फोडर क्रॉप हो गया, रूट क्रॉप्स हो गया, ये सारी क्रॉप्स इसके अंदर होती है। इसके बाद जो फोडर क्रॉप्स है, और फोडर क्रॉप्स आर ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद जो क्रॉप्स होती है यहाँ पर कौन कौन सी होती है, वीट होती है, बार्ले होती है, ओट होती है, राई होती है, मेज़ होती है, फोडर होती है एंड रूट क्रॉप्स होती है। अब देखो क्रॉप के जो नाम है ना, ये यहाँ से एक बार याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, ये याद करने बनते भी हैं, दो चार नाम तो याद कर ही लो यार, सारे नहीं भी कर पाओगे कोई बात नहीं, लेकिन दो चार नाम तो याद कर लो, जैसे कि वीट, बार्ले, ओट, राई याद कर लो। लेकिन जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार के लिए तो आप सारे नाम देख लेना भैया, देख के जाना जरूरी है,
पूछ लेंगे कि मिक्स फार्मिंग के अंदर क्या इन चारों में से कौन सी क्रॉप नहीं होती है या इन चारों में से होती है। भाई क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, तो डिटेल में जो लोग पढ़ते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क कर लिया या कहीं पर लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ना, आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन, जैसे कि एक पर्टिकुलर सीजन में वो क्या बोलते हैं आप, वीट उगा दिया, फिर दाल उगा ली, जिससे क्या है कि जो क्रॉप की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है ना, लैंड की फर्टिलिटी है वो बनी रहे। तो क्रॉप रोटेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। पहले ये एक क्रॉप फिर दूसरी क्रॉप, फिर इंटर क्रॉपिंग भी होती है, ठीक है, एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप भी उगाई जाती है, ठीक है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन भी होगा, इंटर क्रॉपिंग भी होगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। इसके बाद इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन द क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना। क्रॉप कल्टीवेशन भी होता है, एनिमल हस्बेंड्री भी होती है साथ साथ, जैसे साथ में गाय पाल ली खेती के साथ, मतलब वैसे ही समझ लो उसको, ठीक है, ओके। इसके बाद एनिमल कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, कैटल्स हो सकते हैं दूध देने वाले, शीप वगैरह हो गई जैसे वूल मिल जाएगा, पिग्स हो गई, पोल्ट्री एनिमल्स हो गए, मुर्गी वगैरह, ठीक है ना, ठीक है। इनके वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इनकम साइड बाय साइड मिल जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने का इंतजार करना है, 3-4 महीने का इंतजार करना है, क्रॉप कटेगी तब पैसा आएगा, नहीं, एनिमल से भी थोड़ा बहुत ले सकते हो, जैसे दूध बेच के ले लिया पैसा बीच बीच में, या अंडे बेच के ले लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसके बाद मिक्स फार्मिंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाई कैपिटल, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होती है, ठीक है ना। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग्स, एंड बिल्डिंग एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, कैपिटल यहाँ पे लगती है, ठीक है ना। और फार्म पूरा मैकेनाइज्ड हो जाता है, ठीक है ना, पूरी कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर होगी ये सब रहता है वहाँ पे। और ग्रीन मैन्योर्स भी यूज़ होते हैं यहाँ पे, केमिकल फर्टिलाइज़र, मतलब जितना भी आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के लिए कर सकते हो वो सब यहाँ पे यूज़ होता ही होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर फार्मर की स्किल्स काफ़ी काम करती है, देखो ना, आप फार्मिंग के साथ कुछ और कर रहे हो तो यहाँ पर फार्मर भी जो है ना वो स्किलफुल होना चाहिए, जितना स्किलफुल होगा, जितना क्रिएटिव होगा, उतना ज़्यादा अर्निंग होगी। ये क्या है, मिक्स फार्मिंग है। होप कि इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डेयरी फार्मिंग, देखो मिक्स फार्मिंग हम समझ गए जिसमें एनिमल और क्रॉप साथ साथ हो रही है, लेकिन डेयरी फार्मिंग क्या है, डेयरी फार्मिंग में जो डेयरी एनिमल है, जो डेयरी रिलेटेड एनिमल्स है, वो उनको अलग से आप क्या कर रहे हो यहाँ पे रेयर कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत बड़े एरिया के लिए, ठीक है। तो डेयरी फार्मिंग क्या होता है उनको समझते हैं। तो डेयरी फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि डेयरी फार्मिंग जो है बहुत मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ रेयरिंग है ऑफ मिल्क एनिमल। तो डेयरी फार्मिंग क्या है, डेयरी फार्मिंग क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस है और एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग है मिल्क एनिमल के लिए। मिल्क मतलब कि जो जिनका कोई यूज़ किया जा सकता है वगैरह वगैरह, दूध वगैरह के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। इट इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, यहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा लगती है, कैपिटल इंटेंसिव है। और एनिमल शेड्स, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर देयर फोडर्स, फीडिंग, मिल्चिंग मशीन्स एंड द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग, ठीक है ना। यहाँ पर वो कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, एनिमल के रहने के लिए, उनको रखने के लिए, ठीक है ना, पूरा मैकेनाइज्ड हो जाता है वहाँ पर चीज़ें, ठीक है, मशीन वगैरह का यूज़ होता है डेयरी वगैरह में भी, ठीक है, तो पैसा अच्छा खासा लगता है, ठीक है, समझ गए। बहुत एडवांस लेवल में होता है, पैसा अच्छा खासा हो जाता है। यहाँ पर जो मेजर इम्फेसिस वो लोग देते हैं, जो जोर देते हैं, किस में देते हैं, कैटल ब्रीडिंग में, ठीक है ना, हेल्थ केयर में, ठीक है ना, उनकी ब्रीडिंग अच्छे से हो कि बेस्ट क्वालिटी की गाय मिले जो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके, ठीक है ना, या बेस्ट क्वालिटी की मुर्गी मिले जो ज़्यादा अंडे दे सके, ठीक है ना, कैटल ब्रीडिंग, ठीक है ना, हेल्थ केयर, वेटिनरी सर्विसेज, जो उनको सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मतलब जिससे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाए, उन सब में ध्यान दिया जाता है। तभी तो हाई कैपिटल इंटेंसिव है और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ पे हाई लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब यहाँ पर लेबर वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है ना, डेयरी फार्मिंग में, और काफ़ी एफिशिएंट लेबर चाहिए होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो ऑफ सीज़न, मतलब भाई डेयरी फार्मिंग है, रोज़ का काम है भाई, अंडे रोज़ आ रहे हैं, दूध रोज़ आ रहा है, कभी भी कोई ऑफ सीज़न नहीं है, हर सीज़न में ये काम करता है क्या, डेयरी फार्मिंग। देयर इज़ नो ऑफ सीज़न ड्यूरिंग द ईयर एज इन द केस ऑफ क्रॉप राइजिंग, ठीक है ना। खेती बाड़ी जो लोग करते हैं ना भैया, 3 महीने 4 महीने में एक क्रॉप हो रही है, ठीक है, लगाते वक्त और काटते वक्त मेहनत है, बाकी टाइम तो खाली देखना है ना, बाकी टाइम इतनी मेहनत नहीं होती है। और बाकी टाइम क्या, ऑफ सीज़न चला आपका, ठीक है ना, जब क्रॉप कट रही है तो वो सीज़न है, क्रॉप बेचनी है भैया, कहाँ बेचे, कैसे बेचे, तब सोचना है, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें रोज़ अंडे निकलेंगे, रोज़ जाना पड़ेगा बेचने के लिए, ठीक है। इसके बाद इट इज़ प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर, कहाँ प्रैक्टिस करते हो आप इसको, अर्बन सेंटर के पास में और
इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच प्रोवाइड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट। अब देखो ना भाई, अर्बन के पास होने का रीज़न एक और है कि जो डेयरी प्रोडक्ट है जितना जल्दी ट्रांसपोर्ट करके उनको अर्बन एरिया तक पहुंचा दोगे उतने ज़्यादा वो फ्रेश रहेंगे, क्योंकि ख़राब बहुत जल्दी हो जाते हैं। या इंडस्ट्रीज पास में जितना हो उतना बेहतर है, ताकि प्रोसेस हो जाए बहुत जल्द से जल्द, ठीक है ना, ताकि चीज़ें फ्रेश रहे मेनली। ठीक है, तो समझ गए होंगे चीज़ों को। वही कॉमन चीज़ जो हम सोच सकते हैं वही है, कुछ इतना एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर, बहुत लिमिटेड है, बहुत आसानी से कर लोगे। इसके बाद 3 मेन रीजन है क्रॉप ये कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग के। पहला है आपका द लार्जेस्ट इज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है ना। कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग द लार्जेस्ट इज द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कौन सा हुआ? ये वाला रीजन, ठीक है ना। इसके बाद जो सेकंड है वो कौन सा है? कनाडा है, ठीक है। कौन सा? कनाडा। कनाडा में भी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है डेयरी फार्मिंग। नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कनाडा। इसके अलावा ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड का एरिया है, यहाँ पे तास्मानिया को भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तास्मानिया, ठीक है, ये सब मिलके क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है। कौन कौन से? देखो भैया, पहला आ गया यूरेशिया वाला, ठीक है, सॉरी यूरेशिया नहीं है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है? कनाडा है। तीसरा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाला, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन है, ईजी है भाई, इनके बारे में जानते ही हैं भाई, यही हो सकता है, ठीक है ना। कैपिटल इंटेंसिव जहाँ जहाँ लिखा आएगा तो उनमें इन तीनों के ही नाम आ जाते हैं मेनली, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट टाइप को एग्रीकल्चर है, वो आपका मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। अब मेडिटेरियन एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जो मेनली सूटेबल होता है मेडिटेरियन रीजन के लिए, ठीक है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज ऑफ आइदर साइड ऑफ मेडिटेरियन सी, या तो वो कंट्रीज है जो मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग में आ जाती है, ठीक है ना। ये कंट्रीज है, जैसे यहाँ पे सी हो गया, ठीक है ना, तो इसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज है वो आ जाती है इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। मेडिटेरियन सी इन द यूरोप एंड इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है ना। मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में तो यूरोप आ जाता है ये वाला, और साउथ में क्या जाता है? अफ्रीका, ठीक है। नॉर्थ अफ्रीका और साउथ यूरोप, ठीक है। इनमें फ्रॉम टूनेशिया टू अटलांटिक कोस्ट, ठीक है ना, वही कहने की कोशिश कर रहा है ये। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल, सदर्न कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर भी मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है। सेंट्रल चिली में भी मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर होता है। साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ वेस्ट पार्ट है साउथ अफ्रीका का, वहाँ पर भी आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मिल जाएगा। इसके बाद साउथ एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ एंड, ठीक है ना, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये वाला रीजन हो जाता है, ठीक है ना। ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा इन दोनों के बीच का रीजन, ठीक है। तो साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इतना समझ गए होंगे आप कि मेडिटेरियन एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ होता है करके। एक बार लोकेशन को मैप में देखने की कोशिश करना, बट अभी तक आपने इतने मैप देख लिए हैं तो अब आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा, अपने माइंड में ही आप विजुअलाइज करने लग गए होंगे कि कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं ये, ठीक है। तो मेडिटेरियन एग्रीकल्चर अगर आप समझ चुके हैं तो एक और चीज़ बता दूं कि वो एरियाज जहाँ पे जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरियन के सिमिलर है ना, तो ये बाकी की लोकेशन है वो वही है। ये कैलिफोर्निया, चिली, यहाँ जिस सेंट्रल चिली, ठीक है ना, साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है ना, एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ जो क्लाइमेट है ना, ये मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग में जो क्लाइमेट है उनके जैसा ही है। अब स्पेशलिटी क्या होती है भाई ये मेडिटेरियन की, कि ठीक है, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना, जो खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह के लिए फेमस है, ठीक है ना। वेजिटेबल्स के लिए भी फेमस है ये एरिया, ठीक है। इसके अलावा एक और ख़ास बात है मेडिटेरियन एग्रीकल्चर की, वो ये है कि विटीकल्चर जो हम जानते होंगे, विटीकल्चर को हम ग्रेप कल्टीवेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर और ग्रेप कल्टीवेशन इज स्पेशली ऑफ द मेडिटेरियन रीजन, जिससे वाइन वगैरह बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? वाइन, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी वाइन जो होती है ना वो यहीं से बनती है, यहीं से आती है मेडिटेरियन रीजन से, ठीक है। हाई क्वालिटी ग्रेप भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। हाई क्वालिटी ग्रेप्स कहाँ होते हैं? मेडिटेरियन रीजन में होते हैं, ठीक है। इसके बाद वैल्यूएबल क्रॉप्स सच एस फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो ये जगह उसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। वो यहाँ पे विंटर्स में होती है, ठीक है, विंटर्स में उगाई जाती है, ठीक है ना। और ग्रेट डिमांड है उन सब की, उन फ्रूट्स वगैरह की यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में, ठीक है। तो समझ गए होंगे मेडिटेरियन रीजन क्या होता है। विटीकल्चर होता है जो वाइन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मेडिटेरियन और उसके सराउंडिंग रीजन्स को हम मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के लिए जानते हैं। इतना काफ़ी है। इसके अलावा थोड़ा बहुत और लिखना है तो नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है ना, यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इनके फ्रूट्स वगैरह की, या वाइन वगैरह की, या इनके प्रोडक्ट की, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का एग्रीकल्चर है वो है आपका मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। मार्केट गार्डनिंग को हमने पीछे भी पढ़ा था, तो मार्केट गार्डनिंग को समझ लेते हैं। मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर है वो स्पेशलाइज होते हैं किसमें? कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स।
वो पर्टिकुलर क्रॉप्स जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। कैसे? वेजिटेबल्स जैसे। एग्जांपल क्या है? वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया। हमने भैया वो क्रॉप वगैरह तो बहुत पढ़ ली थी, अब थोड़ा सा क्या है यहाँ पर मार्केट गार्डनिंग और हॉर्टिकल्चर को समझते हैं। वेजिटेबल्स यहाँ पर उगेंगे, फ्रूट्स उगेंगे अच्छी खासे, फ्लावर्स उगेंगे, ठीक है ना। फूल वगैरह भी भाई चाहिए होते हैं, ठीक है ना। फ्रूट्स भी चाहिए होते हैं। वेजिटेबल्स तो बहुत डिमांड में रहते हैं भाई अर्बन एरियाज़ में, सब्जी वगैरह भाई, ठीक है ना। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद फार्म्स आर स्मॉल एंड आर लोकेटेड वेयर द गुड ट्रांसपोर्टेशन लिंक टू द अर्बन सेंटर वेयर इनकम इज हाई। ये बात याद रखना भाई, ठीक है। यहाँ पर फार्म क्या होते हैं? छोटे छोटे से फार्म्स होते हैं, शहर के पास में होते हैं, ठीक है। सपोज करो ये शहर है, शहर के पास में, आउटर में या शहर के थोड़ा सा दूर एक फार्म है, बट क्या है ना कि वो इतनी डिस्टेंस में कि ओवरनाइट यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा कि यहाँ पर ये बाकी क्रॉप नहीं उगाएगा, वीट वगैरह, यहाँ पर ये उगाएगा वेजिटेबल्स, ठीक है ना, फूड, फ्लावर। क्यों? कि ईजिली ट्रांसपोर्ट करके शहर में ले आएगा ओवरनाइट में और शहर में महंगे दाम में बेच देगा, ठीक है। समझ गए होगे आप कि ये शहर के पास में होने क्यों ज़रूरी है और इनके बीच में रोड का लिंक होना क्यों ज़रूरी है, ताकि फ्रूट वगैरह ख़राब ना हो। ओके, इट इज़ बोथ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है ना। लेबर इंटेंसिव भी हो जाते हैं और कैपिटल इंटेंसिव भी होते हैं ये, ठीक है ना। यहाँ पर लेबर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पैसा भी बहुत मिलता है। इरिगेशन होता है पूरा, हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है ना, अच्छे खासे सीड्स का यूज़ हो जाता है, बेस्ट क्वालिटी के प्लांट वगैरह हो, ठीक है ना। फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं, कीड़े ना लग जाए। इंसेक्टिसाइड, ग्रीन हाउसेस, आर्टिफिशियल हीटिंग एंड कूलिंग, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये लोग कई बार, मतलब अलग अलग तरीके से खेती होती है यहाँ पे, टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है ना, ताकि उन जगहों पे जहाँ पे पर्टिकुलर क्रॉप नहीं होती वहाँ पर भी वो क्रॉप हो जाए और महंगे दामों में बेच पाए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप समझ चुके होंगे कि मशीनरी का यूज़ करते हैं, हाई क्वालिटी सीड्स का करते हैं, फर्टिलाइजर का करते हैं। मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर एक स्मार्ट फार्मर करता है, समझ गए ना मेरे ख्याल से। इसके बाद वेल डेवलप्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप, ठीक है ना। वेल डेवलप्ड डेंसली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं कहाँ के? स्पेशली नॉर्थ वेस्ट यूरोप। नॉर्थ वेस्ट यूरोप का है आपको पता है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट कहाँ पर है ये भी पता है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये होता है और मेडिटेरियन रीजन भी है, ठीक है ना। ये तीन क्या इसके एग्जाम्पल है भाई, कौन सी लोकेशंस में ये होता है ये भी आता है ना एग्जाम में, तो याद रखना कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट यूरोप, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा मेडिटेरियन रीजन, इन तीन रीजन में ये मेनली होता है। इसके अलावा नीदरलैंड स्पेशली स्पेशलाइजेस इन ग्रोइंग फ्लावर्स, कुछ पर्टिकुलर याद कर लेना ऐसे रीजन्स, ठीक है। नीदरलैंड में क्या होता है? आपके फ्लावर्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, स्पेशली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टुलिप्स विच आर फ्लोन टू ऑल मेजर सिटीज़ ऑफ यूरोप। नीदरलैंड के अंदर फ्लावर्स होते हैं और हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि टुलिप्स होती है। कहाँ पे टुलिप्स कहाँ होती है? एग्जाम में आ गया, कहाँ होती है? नीदरलैंड में होती है, याद रखना, ठीक है ना, ठीक है। और ये कहाँ भेजी जाती है? यूरोप के बाकी पार्ट में, ओके ना, ओके। इसके बाद वैसे भी नीदरलैंड जो है ना वो आपका खेती के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना। अच्छी खासी खेती होती है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है वहाँ पे और पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई है वहाँ पे। इसके बाद द रीजन्स वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, द फार्मिंग इन नोन एज ट्रक फार्मिंग। ऐसी फार्मिंग जहाँ पे जो फार्मर्स है ना, सपोज करो कि ये अर्बन एरिया, वही वाला एग्जांपल, इसके पास में एक फार्म है लास्ट में, आउटर में, जहाँ पे जो फार्मर्स है वो स्पेशलाइज है किसमें? वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स में क्यों स्पेशलाइज है? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे डिस्टेंस की वजह से ये लोग जल्दी क्या कर लेते हैं, ओवरनाइट में ही सब्जी खराब होने से पहले मार्केट में भेज देते हैं, महंगे दाम पे बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। और ये जो ओवरनाइट जो ये ट्रांसपोर्ट करते हैं इसी को हम बोलते हैं क्या? ट्रक फार्मिंग। एग्जाम में आ सकता है ट्रक फार्मिंग क्या है, होप कि समझ गए होंगे, ठीक है। द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली, ठीक है ना। ट्रक फार्मिंग किसके लिए नोन है? वेजिटेबल्स के लिए। The farming is known as truck farming. The distance of truck farms from market is governed by the distance that a truck can cover overnight. Hence the name truck farming. इसके बाद है a modern development in the industrial region of Western Europe, जो modern development हो गया है कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप में, ठीक है। एंड नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज़ अ फैक्ट्री फार्मिंग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है? फैक्ट्री फार्मिंग मेनली हो जाती है। क्या होती है? फैक्ट्री फार्मिंग होती है, ठीक है ना। फैक्ट्री फार्मिंग कहाँ होगी? तो कहाँ क्या बोलोगे भाई? फैक्ट्री फार्मिंग कहाँ होती है? जो डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया है वेस्ट यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे क्या होता है? फैक्ट्री फार्मिंग होती है। फैक्ट्री फार्मिंग मतलब कि थोड़ा लार्ज स्केल में होती है, ठीक है ना। यही सेम चीज़ें हैं, लार्ज स्केल में होती है। फैक्ट्री फार्मिंग कहाँ है याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है ना कि सपोज करो ग्रुप ऑफ फार्मर्स एक पर्टिकुलर रीजन में, तो जो ग्रुप ऑफ फार्मर्स है वो क्या कर रहे हैं ना कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में अपने सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको पुल कर ले रहे हैं, मतलब एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी बना के
सारे रिसोर्सेज वहाँ डाल दे रहे हैं। और उसके बाद जो बेस्ट चीज़ें हैं ना, जो बेस्ट डेटा है, जो सॉइल के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं, ठीक है, जो लेबर यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करो कि एक फार्मर ने एक ट्रक खरीदा, ठीक है ना, अब वो खाली अपने खेत में यूज़ कर रहा है, बट अगर एक सोसाइटी है, ठीक है, जहाँ पे ये खेत, ये किसान, ये सारे किसान आपस में आके एक सोसाइटी बना रहे हैं, सारे रिसोर्सेज अपने पुल कर रहे हैं, और यहाँ पे इन सब ने मिलकर एक ट्रैक्टर खरीदा और ट्रैक्टर से सबके खेत जुट गए। लास्ट में क्या हुआ, इन हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड सब ने पैसे मिला के खरीदे, जिसका जितना एरिया था उसके हिसाब से उसको लास्ट में क्या हो गया, क्रॉप मिल गई, और इस तरीके से क्या हुआ, उनके पास बेस्ट क्रॉप लास्ट में निकल के आई। ठीक है, यही एक तरीके का कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसके बाद इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पुलिंग ऑल देयर रिसोर्सेज वॉलंटरली फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, प्रॉफिट के लिए ये काम करते हैं। ओके, इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी हेल्प फार्मर, जो सोसाइटी बना रहे हैं ये क्या करती है, हेल्प करती है फार्मर को किन चीज़ों में, ठीक है, जहाँ जहाँ कर सकती है, ठीक है ना, वहाँ कि आपको जैसे प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है, कहाँ उसकी डिमांड है, ठीक है ना, मोस्ट फेवरेबल आइटम्स कौन से हैं जो आप उगा सकते हो, क्वालिटी वगैरह पे डिस्कशन कर सकते हैं, सस्ते जो रेट्स आपको मिले शीड वगैरह के लिए कहाँ से मिल सकते हैं, अच्छे कहाँ से मिल सकते हैं, सस्ते कहाँ से मिल सकते हैं, हर एक चीज़ में ये लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद सक्सेसफुल इन मैनी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है, जैसे डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, यहाँ पे ये फार्मिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल्स याद रखना भाई, पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित इन पर्टिकुलर 4 कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्रीज़ में कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या है, फ़ायदेमंद नहीं है या फ़ायदेमंद है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एग्जाम्पल याद रखना CUET के लिए स्पेशली। ठीक है, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, ठीक है, इसके अलावा स्वीडन और इटली भी है इसके एग्जाम्पल, ये भी याद रखना, ठीक है ना, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, इटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन डेनमार्क द मूवमेंट इज़ सो सक्सेसफुली, इतना सक्सेसफुल हुआ कि सारे के सारे फार्मर्स क्या हैं, कोऑपरेटिव फार्मिंग के पार्ट है। अब फिर से बोल रहा हूँ, ये तो और इम्पोर्टेंट बन गया भाई, पर्टिकुलर नेम है, एक सिंगल नेम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद भी करना है ये कि पूछेंगे कि कौन सी कंट्री में जो ये है कोऑपरेटिव फार्मिंग है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, कहाँ, डेनमार्क में। ओके, इसके बाद कलेक्टिव फार्मिंग। भाई कलेक्टिव फार्मिंग क्या होती है ना, देखो भाई रशिया में शुरू हुआ था, तो क्या हुआ था एक समय पे कि ये फार्मर है, इसके बाद ज़्यादा लैंड है, इसके पास कम है, इसके बाद ज़्यादा और ज़्यादा है, इसके बाद और कम है, इसके बाद है ही नहीं, लेकिन डजंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, ये सारे जो लैंड एरिया मिलके एक हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे लैंड एरिया मिलके एक हो गए। अब सारे किसानों को या सब लोगों को मिलके इसमें खेती करनी है, ठीक है ना, और सबको लास्ट में इक्वल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कलेक्टिव फार्मिंग। अब ये पास हुआ फेल हुआ इससे मैटर नहीं है, जो हमारे पास डेटा है NCERT का सिर्फ वो देखना है, वो देखते हैं, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज बेस्ड ऑन द सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर, ठीक है ना। सोशल ओनरशिप मतलब क्या है कि डजेंट मैटर आपके पास कितनी ज़मीन है, भाई सब सरकार का हो चुका है अब, और सब में इक्वली बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कलेक्टिव फार्मिंग और मॉडल ऑफ कॉलकूज, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिव फार्मिंग को मॉडल ऑफ कॉलकूज बोलते हैं। किससे रिलेटेड है ये रिलेटेड है आपका रशिया से, ठीक है ना, USSR से, रशिया नहीं, किससे, USSR से रिलेटेड है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, अर्थवाइल सोवियत यूनियन, USSR में, अर्थवाइल यानी कि जो पुराना सोवियत यूनियन है वहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बाद टू इम्प्रूव अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ प्रीवियस मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टू बूस्ट, ठीक है, एंड टू बूस्ट क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है ना, अपने खुद के लिए, खुद के निर्वाह के लिए यूज़ करने के लिए, ठीक है ना, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस चीज़ को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। इनको लगा था कि सारे फार्मर मिलकर खेती बाड़ी करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, बट हुआ क्या कि फार्मर यूज टू पूल इन ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लाइव स्टॉक, लेबर, जितने भी उनके पास जानवर है, लैंड है, लेबर है, सब फार्मर्स ने एक जगह पे पुल कर दिए, ठीक है, ये उनको करना पड़ता था इसके वजह से। हाउएवर दे वर अलाउडेड टू रिटेन स्मॉल प्लॉट्स टू ग्रो क्रॉप्स इन ऑर्डर टू मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट, बट उनके पास, उनसे बोला गया बहुत ज़्यादा लैंड एरिया है आपके पास, थोड़ा एरिया आप लोग रख लो, कुछ प्लॉट वगैरह। तो यही इसका बेसिक मतलब है। अब जो ये कलेक्टिव फार्मिंग है, या पास हुई या फेल हुई, ठीक है ना, कि जैसे जो वहाँ पे फार्मर्स थे वो लोग विरोध करने लगे भाई, ठीक है ना, तो उन लोगों ने, अब देखो ना वही बात है ना, एक क्लास है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा नंबर ले आए, कम लेके आए, डजंट मैटर, टोटल जितने भी नंबर आएंगे सब में इक्वली बढ़ जाएंगे। अब एक लड़का बहुत पढ़ रहा है, एक लड़का कह रहा है पढ़ना ही क्यों है भाई, ठीक है ना, क्योंकि सबको इक्वली नंबर मिल रहे हैं, जितने भी आने हैं, तो मैं नहीं पढ़ूंगा तब भी इक्वली मिल रहे हैं, ठीक है। इसके 0 आए, इसके 100 आए, या इसकी 50 है, लास्ट में एवरेज होकर सब में इक्वली बढ़ना है ना, तो भाई जो लोग को मेहनत करने का मन नहीं है वो नहीं करेंगे, तो कलेक्टिव फार्मिंग इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था।
पर आपको याद क्या करना है, जो एनसीईआरटी में गिवन है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, हमने प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो नॉमेडिज्म हो सकता है, पैस्टोरलिज्म है, वो सब देख लिया, इस और एग्रीकल्चर भी देख लिया, एग्रीकल्चर के टाइप्स भी देख लिए। इसके बाद प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो लास्ट पार्ट है वो है इसका माइनिंग, ठीक है ना। क्या है? माइनिंग, ठीक है। तो माइनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले माइनिंग में देखेंगे, हमको पता है भाई माइनिंग क्या होता है, खोद की चीज़ों को निकालना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द माइनिंग एक्टिविटी वो कौन कौन से होते हैं? तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं माइनिंग को, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइनिंग क्या है, वहाँ होंगी या उस चीज़ में होती है जहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ माइनिंग ऑपरेशन दस डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, और जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है इसकी वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। पहला कौन सा है? फिजिकल फैक्टर, ठीक है ना, कि साइज़ कैसा है, ग्रेड कैसा है, ठीक है ना, मिनरल का। तो मोड ऑफ अक्रेंस कैसी है डिपॉजिट की, वही बेसिक वाली चीज़ है कि कैसा मटेरियल है वगैरह वगैरह जो हम बोलते हैं, साइज़ कैसा है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है इकोनॉमिक फैक्टर सच एज डिमांड फॉर द मिनरल, कि भाई आपके पास मिनरल तो है, क्या उसकी डिमांड है मार्केट में इस वक्त पे, ठीक है ना, मार्केट डाउन है, क्या है, ठीक है। डिमांड फॉर मिनरल, या आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। सपोज़ करो कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भारत के पास रेयर अर्थ मिनरल बहुत ज़्यादा है, पर अभी टेक्नोलॉजी नहीं है भारत के पास उनको मतलब रिफाइन करने की, तो भारत अभी उनको निकाल भी नहीं रहा है, ठीक है ना। हमें पता भी है कई लोकेशंस में कि कहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं अभी, जब हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे उसके बाद हम उनको निकाल भी लेंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स ही, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज्ड कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा नहीं होता है हमारे पास, तो उस वजह से भी माइनिंग वगैरह नहीं हो पाती है। या लेबर एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले माइनिंग के अंदर क्या पढ़ा हमने? फैक्टर अफेक्टिंग द माइनिंग। एग्जाम में आ सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग में आएगा तो 2 फैक्टर्स हैं। पहला फिजिकल फैक्टर है कि साइज़ कैसा है, ग्रेड कैसा है वगैरह वगैरह। दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर कि मतलब मिनरल की डिमांड है या नहीं है, टेक्नोलॉजी है या नहीं है, कैपिटल पैसा है या नहीं है, लेबर मिल रहा है नहीं मिल रहा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आप दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, ज़्यादा तो नहीं हो जा रही है, बहुत दूर तो नहीं है। ये सब क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर है, जो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं किसको, कि वो उन फैक्टर्स को जो क्या है अफेक्ट करते हैं माइनिंग एक्टिविटी को। इसके बाद मेथड्स ऑफ माइनिंग डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ अकरेंस, किस पे डिपेंड करते हैं? मोड ऑफ अकरेंस पे। एंड नेचर ऑफ ओर और माइनिंग इज ऑफ 2 टाइप, ठीक है ना। जो माइनिंग है, जब हम उसके अकरेंस की बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, तो माइनिंग 2 तरीके की होती है। पहला होता है सरफेस, दूसरा होता है अंडरग्राउंड, ठीक है ना। सरफेस और अंडरग्राउंड समझ गए होगे आप, कि सरफेस मतलब कि सरफेस के ऊपर ही मिल जा रहा है मिनरल, ऊपर ही ऊपर से निकाल लो। अंडरग्राउंड यानी कि बहुत डीप खोदना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मशीनरी का वर्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही मतलब है। इसी को आगे थोड़ा सा लार्ज करके डिफाइन किया हुआ है, तो देखते हैं। सबसे पहले सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग क्या होती है? इसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओपन कास्ट माइनिंग है, सबसे ईजी वे है भाई, ऊपर ऊपर से मिल जा रहा है और चीपेस्ट भी है, पैसा भी ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके बाद जो ओवरहेड कॉस्ट सच एज सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड इक्विपमेंट इज रिलेटिवली लो। अब भाई ऊपर से निकल जा रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही, तो सेफ्टी के जो मेजर्स होते हैं यहाँ पे कम यूज़ होते हैं, ठीक है। और द आउटपुट इज़ बोथ लार्ज एंड रैपिड, ठीक है। यहाँ पर जो आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट लार्ज, भाई बहुत बड़े एरिया में मिनरल मिल रहा है, ऊपर से मिल जा रहा है, तो आउटपुट क्या है? बहुत लार्ज है और बहुत रैपिड है, बहुत फटाफट काम निपट जाता है यहाँ पे ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि मशीनरी लगानी है, सेटअप करना है, बाहर से लेबर हायरिंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टाइम नहीं लगता ऐसा, ठीक है। फिर दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग, देखते हैं। तो अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होगा कि जब आप बहुत डीप माइनिंग कर रहे होंगे, ये अंडरग्राउंड माइनिंग को एक चीज़ हो ना, इसको हम शाफ्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाफ्ट मेथड भी बोलते हैं। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड को हम शाफ्ट मेथड भी बोलते हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं। अब वही डीपली जो निकालने वाला होता है मिनरल्स को, वो मेथड। अब वो क्या होते हैं? इन दिस मेथड वर्टिकल शाफ्ट यानी कि खोदने वाली चीज़ें ऐसे ड्रिल करते हुए नीचे को जा रही है, ठीक है ना, ऐसे गिर गिर करते हुए, ठीक है। तो वर्टिकल शाफ्ट हैव टू बी शंक, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर अंडरग्राउंड गैलरीज रेडिएटेड टू रीच द मिनरल, ठीक है ना। जैसे ज़मीन से नीचे तक का पहुंचने के लिए एक शाफ्ट यहाँ से जाएगी ऐसे खोदते खोदते, ठीक है ना, तब तक आप मिनरल तक पहुँच ना जाए तब तक आप खोदती रहेगी। इसके बाद मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस, ट्रांसपोर्टेड सरफेस तक का पहुँचाए जाते हैं, कैसे? इन पासेज के थ्रू, ठीक है। ज़मीन से लेके यहाँ तक का पासेज बना दिया, ठीक है, खोदते खोदते लिफ्ट लगा दी वगैरह, यहाँ से मिनरल निकालो फिर यहाँ तक पहुँचाओ। बहुत वैल्यूएबल मिनरल होंगे तभी निकाल ले होंगे भाई इतने नीचे से, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। इट रिक्वायर स्पेशली डिज़ाइन लिफ्ट लगती है, बहुत स्पेशली डिज़ाइन जो होती है, ड्रिल्स, ठीक है ना, ठीक है, होलोग व्हीकल्स, वेंटिलेशन सिस्टम फॉर सेफ्टी एंड द एफिशिएंसी मूवमेंट ऑफ पीपल एंड मटेरियल, ठीक है। दिस मेथड इज रिस्की, पॉइजनस गैसेस भी निकल जाती है कभी कभार अंडरग्राउंड से, ठीक है ना, फायर पकड़ जाती है, फ्लड आ जाता है,
ठीक है ना, केविंग इन लेड टू फैटल एक्सीडेंट, ठीक है ना, समझ गए होंगे, बहुत रिस्की वगैरह है, कुल मिला के वही सब लिखना है इसके अंदर, इतना टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। मेरे ख्याल से अंडरग्राउंड माइनिंग भी समझ गए होंगे, बहुत डीपली आप ज़मीन के नीचे जाके लिफ्ट बना के वहाँ तक का जाते हो, ठीक है ना। इसमें जो मेन चीज़ आप यूज़ करते हो वो मटेरियल कौन से होते हैं, ठीक है ना, मेथड क्या होते हैं, सब समझ गए होंगे, इतना कोई टफ है नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक दो लाइन है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है आर रिट्रीटिंग फ्रॉम द माइनिंग एंड प्रोसेसिंग एंड रिफाइनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट। जो डेवलप कंट्रीज है ना, तो भाई वहाँ पे क्या है ना, लेबर के अधिकार होते हैं, आपने मेनली मूवी वगैरह में देखा होगा जहाँ पे खदानें होती हैं ऐसी डीप वाली, ठीक है ना, तो वहाँ पे लेबर के क्या होते हैं, काफ़ी उत्पीड़न होता है, ज़बरदस्ती उनको बंदी बना के रखा जाता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ कराई जाती है उनसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पे लोगों के अधिकार होते हैं, ठीक है। तो डेवलप कंट्रीज़ में लोगों के अधिकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, उनको पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, हाई लेबर कॉस्ट है, तो हाई लेबर कॉस्ट की वजह से क्या हो जाता है कि जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ जो है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा आ रही है, ये जो जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं, ये स्पेशली ये वाले इस तरीके के, जहाँ पे जो लेबर कॉस्ट हाई लग जाती है, ठीक है, जहाँ प्रॉफिटेबल नहीं रहता उन लोगों को, वहाँ से वो बाहर आ जा रहे हैं। इसके बाद बट जो अदर जगहों की बात करें, जैसे अफ्रीका की या फ्यू साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की बात नहीं कर रहे हैं, साउथ अमेरिका की या एशियन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, क्योंकि माइनिंग वर्ल्ड को नीड है ना मिनरल की, और यहाँ पे मिनरल्स हैं तो ये लोग मिनरल्स बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, इनकी बार लेबर कॉस्ट कम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पे इतनी माइनिंग होती है कि इनकी कई बार तो 50% से ज़्यादा जो अर्निंग है ना वो डायरेक्टली डिपेंड है मिनरल के ऊपर। किस पे? मिनरल, यानी कि इनकी इकोनॉमी से मिनरल निकाल दो तो इनकी इकोनॉमी बर्बाद, पैसा ही नहीं बचेगा इनके पास किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के यही सब है आपका प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है। ठीक है, इसके बाद कुछ बचता नहीं है, इतना ही आपका प्राइमरी एक्टिविटी। हमने चैप्टर ऑलमोस्ट के सारा कंप्लीट कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको बुक रिवीजन करना है तो एक बार कर लेना, इसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से कौन सा प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। देखो भैया कॉफ़ी तो है, ठीक है, शुगर केन भी है, रबड़ भी है, वीट नहीं है, ठीक है, वीट को टिक मार देना। वीट क्या है? प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, ठीक है ना। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? एक सिंगल क्रॉप बहुत लार्ज एरिया में होती है, वो प्लांटेशन क्रॉप होती है। दूसरा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट, कहाँ पे? डेनमार्क। भाई डेनमार्क मैंने बोला था ना याद करने के लिए, ठीक है ना, ये डेनमार्क वाला याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर, ठीक है, याद कर लोगे, ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन वर डेवलप बाय यूरोपियन कॉलोनीज, कौन सा जो कल्टीवेशन है यूरोपियन, भाई यूरोपियन कॉलोनीज है प्लांटेशन, दुनिया भर में प्लांटेशन किसने पहुंचाया? भाई यूरोपियन कंट्रीज ने, ठीक है। इसके बाद है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इस एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज नॉट अ प्रैक्टिस। देखो भैया ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, नॉट प्रैक्टिस करके, ठीक है, थोड़ा घुमा के आ गया, ठीक है। तो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होती है पहले वो देख लेते हैं। क्या है ये? एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, ठीक है। नॉर्थ कैनेडियन पेरिस में तो होती है, यूरोपियन स्टेपीज होती है भैया, अमेजोन बेसिन और पेम्पास ऑफ अर्जेंटीना और अमेजोन बेसिन। पेम्पास ऑफ अर्जेंटीना में भी होती है, ठीक है, अमेजोन बेसिन में नहीं होती है। एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन जो है ये आपका अमेजोन बेसिन में नहीं होती है प्रैक्टिस, ठीक है। होप के समझ गए होंगे भाई, उतने बड़े बड़े वो जंगल है वहाँ पे कहाँ पे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन करोगे भाई? वहाँ पे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होना चाहिए ना, है ना। ये कॉमर्शियल वाला पैसे वाला मामला नहीं होगा वहाँ पे, ओके। इसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज द फार्मिंग ऑफ सिट्रस फ्रूट। भाई सिट्रस अभी देखा था भाई, मेडिटेरियन रीजन फेमस है ना उसके लिए, देखना ही नहीं ज़्यादा। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। अरे भाई सिंपल सी बात है ना, ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट एग्रीकल्चर सबसे पहले देखा था एग्रीकल्चर में, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो मोनोकल्चर, जब मोनोकल्चर नहीं होता। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में तो होता है, अच्छा हाँ प्लांटेशन में तो होता है, ठीक है ना, मोनोकल्चर। कॉमर्शियल में भी होता है, डेयरी में भी होता है, मिक्स फार्मिंग में नहीं होता, ठीक है ना। मिक्स फार्मिंग में मोनोकल्चर नहीं होता, यहाँ पे क्रॉप वो क्या बोलते हैं, क्रॉप भी उगाई जाती है और एनिमल हस्बेंड्री भी की जाती है, ओके।
इसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड। फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ब्लीक, डिस्कस। भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन, भाई आपको पता है कि आज के समय पे क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? है पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? अपने अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करना है इसको, कि बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। आज के समय में आप पेड़ वगैरह नहीं काट सकते, पहले समय की बात अलग थी, ठीक है ना। पहले समय में लोग पेड़ काट रहे थे, ठीक है, लिमिटेड लोग थे, पेड़ काटे यहाँ के, ठीक है, जगहों को जला दिया, फिर नेचुरली यहाँ पे पेड़ उग जाएंगे, फिर इस जगह पे गए, यहाँ के पेड़ जलाए, यहाँ पे कल्टीवेशन किया। पहले समय में पॉपुलेशन कम थी, ट्राइब वगैरह अपने एरिया में करते थे, कर सकते थे। आज के समय में करने में आए वो लोग, तो लोगों को तो ज़मीन चाहिए ना, वो ज़मीन के लिए सारे के सारे पेड़ काट जाएंगे, है ना। तो आज के समय में पॉसिबल नहीं है ये चीज़, पहले थी। ओके, तो इसके बाद है मार्केट गार्डनिंग इज प्रैक्टिस नियर अर्बन रीजन। भाई मार्केट गार्डनिंग क्यों होती है? भाई आप वेजिटेबल वगैरह उगा रहे हो, ये अर्बन रीजन है, इसके सराउंडिंग में नहीं होगी, इसके लास्ट में नहीं होगी, तो कहाँ होगी? आप ही बताओ ना। यहाँ से यहाँ पहुँचना पॉसिबल है, बहुत जल्दी पहुँच जाओगे, ठीक है ना। और कोई दूसरी क्रॉप से ज़्यादा फायदेमंद होता है आपको क्या? मार्केट गार्डनिंग। यहाँ पर वेजिटेबल फ्लावर वगैरह उगा दिया आपने, तो यहाँ पर महंगे दामों में शहर में बेच दोगे आप, ठीक है ना, शहर के आउटर से, और शहर के अंदर पैसा अच्छा लगता है, ठीक है ना। इसीलिए आप शहर के पास में करते हो। जो शहर से दूर वाली जगह होती है, यहाँ पे वीट वगैरह या कॉमर्शियल ग्रेन अलग तरीके के उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफ्रिजरेशन। अरे भाई जैसे मीट आप प्रोसेस कर रहे हो भाई, तो फ्रिज में रख के भेजोगे तो ख़राब नहीं होगा ना जल्दी, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन, भाई मीट बेच रहे हो, ठीक है ना, डेयरी प्रोडक्ट बेच रहे हो, दूध यहाँ से यहाँ, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, रास्ते में ख़राब हो गया, भाई कौन उगाएगा, कौन पालेगा इतने लार्ज स्केल में गाय भैंसों को वहाँ पे, ठीक है, समझ गए। इसीलिए मतलब कि आपको डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और रेफ्रिजरेशन चाहिए होता है। सब बुक के अंदर से है, कुछ बुक के बाहर से नहीं है क्वेश्चन आंसर, सारे देखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, ठीक है। तो नोमैडिक हर्डिंग और कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग के बीच में जो डिफरेंस है, अब ये बताना तो नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। भाई नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है आपको पता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, एनिमल पे डिपेंड करते हैं कम्प्लीटली, ठीक है ना। समझ लो नहीं समझ लो, खाने के लिए, पीने के लिए, ठीक है ना, रहने के मतलब खाने पीने हर चीज़ के लिए वो लोग एनिमल पे डिपेंड कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं टेम्परेचर के चेंज होने पे, ठीक है, सीज़न के चेंज होने में। वहीं पर ही कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होता है, लार्ज एरिया में होता है, ठीक है ना, और ठीक है बहुत लार्ज एरिया में होता है, ठीक है। मेनली एक सिंगल क्रॉप यूज़ की जाती है यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल वगैरह लिख दोगे, कौन कौन सी क्रॉप, यहाँ पे एनिमल के एग्जाम्पल लिख दोगे, कौन कौन से एनिमल्स, ठीक है ना। सब बुक के अंदर अवेलेबल है, उन्हीं को लिखना है डिफ्रेंशिएट बताने के लिए, करने के लिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं भाई? बहुत लार्ज एरिया में होता है, एक ही स्पेसिफिक क्रॉप को उगाते हो एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में, क्योंकि एक क्रॉप क्या है बाकी क्रॉप से, एक क्रॉप बाकी क्रॉप से क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। हर किसी में मतलब अलग क्लाइमेट चाहिए होता है, इसलिए एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक ही क्लाइमेट उगा, एक ही क्रॉप को उगाते हो। एग्जाम्पल्स वगैरह देख लेना, किसने इंट्रोड्यूस किया दे देना, कौन सी कंट्री ने कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है इस चीज़ को, ठीक है ना। मतलब अमेरिकन ने कहाँ पे क्या उगाया था, ब्रिटिशर्स ने कहाँ पे क्या उगाया था, फ्रांस ने कोकोआ कहाँ पे उगाया था, वेस्ट अफ्रीका में उगाया था नहीं उगाया था। हर एक चीज़ को एग्जाम्पल जो भी बुक के अंदर, इसके अंदर हमने अभी तक जितना भी पढ़ा हुआ है इस वीडियो के अंदर सब अवेलेबल है, ठीक है ना, कुछ भी बाहर से नहीं है। एक बार थोड़ा सा आलस कम करके वीडियो को बैक करके अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, सारे के सारे आंसर अवेलेबल है वीडियो के अंदर। ओके, तो होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिली है यहाँ से तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक का ज़रूर सर्कुलेट करना, पहुँचाना, ठीक है। तो थैंक यू।